नमस्कार, 89 स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आशीषा। आज है जून सीरीज की एक्सपायरी। बाजार के लिए जो ग्लोबल संकेत हैं वो है मिले जुले, लेकिन चिंता यह है कि FIs की लगातार 3 दिन की बिकवाली हो गई है। लेकिन उसमें भी अगर आप राहत खोजेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ के आई है। तो संकेतों को कैसे रीड करें? क्या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं क्या वो पीछे छूट गए हैं? बाजार यहां से क्या अपनी स्ट्रेंथ पर चाल दिखाने के लिए तैयार है? शेयरों में कहां पर मौके मिलेंगे? ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे और अगले 2.5 घंटे में इन सारे सवालों के हम जवाब देंगे और आपकी कमाई हम सुनिश्चित करवाएंगे अपने एक्सपर्ट को अपने साथ में जोड़कर। लेकिन चलिए पहले सीधे शुरुआत कर लेते हैं शो की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। अगले हफ्ते ईरान से सीधी बातचीत करेगा अमेरिका। ट्रंप का ऐलान, समझौते पर भी कर सकते हैं हस्ताक्षर। उतार चढ़ाव के बीच मिले जुले बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ 100 अंक फिसला तो नैस्डैक 60 अंक चढ़कर बंद। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 20 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों से भी मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी 50 अंक चढ़कर 25,300 के पास। निकेई 400 अंक मजबूत, लेकिन कोरिया, हांगकांग और चीन के बाजार में गिरावट। कच्चा तेल हल्की तेजी के साथ $38 के पास। कॉमेक्स पर गोल्ड हल्की तेजी के साथ $3,350 और चांदी $36 के पास। घरेलू बाजार में सोना 96,800 रुपए के पास सपाट, तो चांदी 1% गिरकर 1,05,000 रुपए के पास। जून सीरीज की एक्सपायरी होगी आज। निफ्टी में अब तक 72.5% का रोल ओवर, तो बैंक निफ्टी में 65.2% का रोल ओवर। DIIs की लगातार तीसरे दिन खरीदारी। कल कैश में 2370 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, तो FIIs की लगातार तीसरे दिन बिकवाली। कल कैश मार्केट में 2430 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। टेक्समेको रेल को कैमरून की कैमेल्को एसी से मिला 535 करोड़ रुपए का बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर। 560 ओपन टॉप वैगन बनाएगी कंपनी। KNR कंस्ट्रक्शन को मिला 4,800 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर। 5 साल के लिए झारखंड के बनहारदिया कोल ब्लॉक का संचालन करेगी कंपनी। महाराष्ट्र को सरकार ने दिया सस्ती बिजली का तोहफा। पहले साल 10% घटाएगी दरें। अगले 5 सालों में कुल 26% तक दरों में कटौती की योजना। रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए लागत घटाने पर फोकस। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के IPO का आज आखिरी दिन। अब तक 15 गुना भरा इश्यू। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर के बीच। मार्केट एक्सपर्ट शरण लिलानी की अवॉइड की राय। तीन SME IPOs आइकॉन फैसिलिटेटर्स, अबराम फूड, श्री हरे कृष्ण स्पंज का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही SME IPOs में अवॉइड की रेटिंग। 3 नए SME IPOs सुपरटेक EV, सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस और रामा टेलीकॉम का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही SME IPOs में अवॉइड की राय। नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। तो आज है गुरुवार, आज है जून सीरीज की एक्सपायरी और बाजार में हम देख रहे हैं तेजी का मोमेंटम। जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स थे वो काफी हद तक पीछे छूटते नजर आए हैं। जब से ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर का ऐलान हुआ है तब से कोई बुरी खबर नहीं आई है। तो मान के चलेंगे कि कम से कम फिलहाल के लिए वहां से कोई नकारात्मक खबर आने के संकेत मिलेंगे नहीं। अच्छी चीज आपके लिए यह है कि क्रूड हम देख रहे हैं कि अब एक रेंज में है। $68 के आसपास का क्रूड है। और एक और शानदार चीज यह है कि डॉलर इंडेक्स करीब करीब 3.25 साल के निचले स्तर पर है। फरवरी 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और यह हुआ है ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कम होने से, ग्लोबल बाजारों में स्थिरता आने से। तो जो डॉलर की भी जो सेफ हेवन बाइंग होती है ना वो थमती है, थोड़ी कम होती है। तो अगेन आपके लिए एक बढ़िया संकेत है। तो संकेत ठीक ठाक है। आगे की राह कैसी है? आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे? निफ्टी के लिए अब रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा होगा और कहां पर सपोर्ट हो गया है? और क्या निफ्टी बैंक 57,000 के ऊपर निकलने का दमखम दिखाएगा? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन पहले
4 संकेत लेकर आएंगे और उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से हम शो में आगे बढ़ेंगे। तो ग्लोबल संकेत आज है मिले जुले। अमेरिका में देखेंगे तो मिक्स्ड क्यूज वहां से आए। डाउ करीब 100 अंक गिरा तो नेस्डेक में करीब 60 अंकों के आसपास की तेजी रही। नेस्डेक में लगातार तीसरे सत्र में हम तेजी देख चुके हैं। तो आईटी शेयरों में आज आप फोकस करके चलिए। आईटी के लिए आज दिन अच्छा हो सकता है फिर से। ब्रेंट क्रूड की बात करें, $68 के आसपास के भाव हैं, कोई चेंजेस नहीं है। पिछले 2 दिन से जो लेवल है उसी के आसपास हैं। और डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 97.5 का हो गया डॉलर इंडेक्स। इस साल अब तक 10% से ज्यादा की गिरावट डॉलर इंडेक्स में हो चुकी है। तो आपके लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर निश्चित तौर पर है। एफआईज की तीसरे दिन में बिकवाली है। थोड़ा क्वांटम छोटा है, 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। लेकिन ये सेलिंग क्यों हो रही है? थोड़ा सा परेशान कर रही है जो निवेशक हैं या फिर जो ट्रेडर हैं, क्योंकि अब तो माहौल ठीक होना चाहिए। यहां से नेट देखा जाए तो 3 महीने की नेट बाइंग के बाद जून में नेट सेलिंग का फिगर है एफआईज की तरफ से। हालांकि डीआईआईज यानी कि हमारे जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, घरेलू फंड से, वो जमकर बाइंग कर रहे हैं बाजार में। और बीच में अगर एक दिन के सेल का फिगर को छोड़ दें तो लगातार मोमेंटम कंटिन्यूड है। कल भी हमने देखा कि जितनी एफआईज ने सेलिंग की थी उतनी डीआईआईज ने बाइंग की है। कुछ रेलवे स्टॉक्स, कुछ इंफ्रा स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे खबरों के दम पर। केएनआर कंस्ट्रक्शन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और टेक्समैको रेल को भी एक बढ़िया ऑर्डर की खबर आई है। तो ये दोनों शेयर आज फोकस में रहेंगे और उम्मीद करके चलेंगे कि आज शुरुआत में अच्छी तेजी दोनों के दोनों शेयर दिखाते हुए दिखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि ग्लोबल मूड और माहौल कैसा है। देखिए, ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स तो लगातार आ रहे हैं। ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि ईरान बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ फिर से वो बातचीत रिज्यूम करेंगे। नेटो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें सवाल पूछा गया था और उन्होंने कहा कि अब ये बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी युद्ध के चलते, लेकिन बातचीत को रिज्यूम करेंगे। मतलब आगे क्या होगा थोड़ा सा अनिश्चित तो है, लेकिन क्यूज क्या है ओवरनाइट जरा ये समझ लेते हैं। आशीषा बताइए, क्या संकेत हैं? कोई ऐसे डैमेज वाले संकेत तो दिख नहीं रहे। बिल्कुल, डैमेज वाले संकेत तो आज सुबह कोई निकल कर नहीं आए और लार्जली न्यूट्रल संकेत ही है। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा, डोनाल्ड ट्रंप से काफी कुछ कमेंट्री निकल कर आई और लेटेस्ट कमेंट्री जेरोम पावेल को लेकर है, जहां पर उन्होंने कहा कि सितंबर या अक्टूबर तक जेरोम पावेल को निकाल दिया जाएगा और नए फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर कुछ मिनटों पहले निकल कर आई। तो डोनाल्ड ट्रंप के चलते ग्लोबल बाजारों में इन एनी केस टर्मोइल दिखा है और अब इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या होता है उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले एशियाई बाजारों की बात करते हैं। यहाँ पर आज के सत्र में मिले जुले संकेत है। निकेई यानी जापानीज मार्केट में करीब 300 अंकों की तेजी दिखी है, लेकिन कोरियन मार्केट यानी कॉस्पी में हल्की सी कमजोरी आज के सत्र में निकल कर आई है। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो मिला जुला संकेत था। S&P 500 तो सपाट ही बंद होता हुआ नजर आया। नैस्डैक कॉम्पोजिट में करीब 0.3% की तेजी कल के सत्र में दिखी और डाउ जोन्स की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की सी तेजी कल के सत्र में निकल कर आई। लेकिन कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स थे। सबसे पहले एनवीडिया की बात करेंगे। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से काफी मार्केट एक्शन दिखा है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई लेवल्स पर एनवीडिया कल के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया। याद रखें, कोई लोकल ब्रोकरेज कंपनी लूप कैपिटल ने अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए। एआई चिप डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते उनका नजरिया पॉजिटिव। एनवीडिया करीब 4% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स थे। फेडेक्स में 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी। कमजोर नतीजे थे, आउटलुक भी काफी कमजोर था, जिसके चलते फेडेक्स भी करीब 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन फेडरल रिजर्व की काफी कुछ कमेंट्री निकल कर आई। उनका स्टांस अभी भी फर्म है। पिछले हफ्ते ही फेडरल रिजर्व की बैठक थी, उन्होंने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किए और इंटरेस्ट रेट किस तरह से मूव होंगे उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन अभी के लिए इन्फ्लेशन एलिवेटेड लेवल्स पर रहने की उम्मीद है, जिसके चलते पिछले हफ्ते भी
कोई बदलाव नहीं किए गए थे। लेकिन यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कल के सत्र में गिरावट दिखी। फुट्सी आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ और कैक और डैक्स में भी आधे से 1% की गिरावट कल के सत्र में दिखी थी। तो यूरोपियन बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए। लेकिन इसके अलावा कमोडिटी मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर याद रखें कल के सत्र में हालांकि कोई एक्शन नहीं दिखा है। सोना भी सपाट ही बंद होता हुआ नजर आया, करीब $3,350 पर आउंस के आसपास। और कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड करीब $65 के पार बंद होता हुआ नजर आया। कल के सत्र में ब्रेंट क्रूड तेजी के साथ बंद हुआ था। तो हाँ अभिषेक, जैसे आप बता रहे थे, कोई नेगेटिव संकेत ग्लोबल बाजारों से निकलकर नहीं आए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स थे। यूरोपियन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, करीब 40 अंक चढ़कर 25,300 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। लेकिन इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल देते हैं। एफआईआईज ने कल तीसरे दिन लगातार शेयर्स बेचे। कैश मार्केट में करीब 2430 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। उसके पहले के सत्र में करीब 5300 करोड़ के शेयर बेचे थे और तीसरे दिन लगातार कल के सत्र में बिकवाली दिखी। अभिषेक, एफआईआईज ने तो बिकवाली की है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड डीआईआईज की बात करें तो ये डीआईआईज भी तीसरे दिन लगातार कल के सत्र में खरीदारी करते हुए नजर आए। हाँ, तीसरे सत्र तो चलिए अशेषा वैसे है क्योंकि बीच में एक दिन की सेल का फिगर आ गया था। अगर आप देखेंगे तो लगभग 28-30 दिन हो गए जब डीआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं। और डीआईज ने बाजार के जो अनिश्चितता वाली स्थिति थी तो बाजार थोड़े से जो नीचे आए थे उसमें मौके देखे हैं और वहां पर पैसे डिप्लॉय कर रहे हैं। लगातार उनसे सपोर्ट मिल भी रहा है। और ये थोड़ी सी पुरानी प्रॉब्लम हो गई कि डीआईज तो बाइंग कर रहे हैं, एफआईज क्यों नहीं बाइंग कर रहे हैं? एफआईज को क्या प्रॉब्लम दिख रही है? सब कुछ तो ठीक अब है, अब तो कम से कम ठीक है, ऐसी कोई चैलेंजेस है नहीं। मतलब इस देश में ग्रोथ है, महंगाई कम है, टैक्स कलेक्शन के नंबर अच्छे हैं, पॉलिसी को लेकर स्थिरता है। अगर आप देखेंगे तो रेट कट का माहौल भी है। आरबीआई की तरफ से 1 परसेंटेज पॉइंट की कमी आ चुकी है इस साल रेपो रेट में। ट्रांसमिशन भी हम देख रहे हैं कि ठीक है। कंजम्पशन को बढ़ाने पर सरकार फोकस कर रही है। आरबीआई से हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी को लेकर लगातार अच्छे फैसले हो रहे हैं। जो कैपेक्स जो स्टॉल्ड था पिछले 3 तिमाहियों तक, वो कैपेक्स आ रहा है और सरकार का खर्च बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। आरबीआई ने बढ़िया सरप्लस डिविडेंड ट्रांसफर किया था सरकार को। सब कुछ ठीक तो है, फिर एफआईज क्यों है दूर? थोड़ा सा ये समझ से परे हैं। एक चीज हो सकती है कि हमने देखा था कि जो निफ्टी का जो पी वो करीब 21-22 के रेंज में चला गया था। 6 महीने के हाइस पर था वो। थोड़ा सा वो कंसर्न हो सकता है। लेकिन अब ये है कि हाँ, अगर जहाँ पर ग्रोथ होगी, थोड़े से हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएंगे तो वैल्यूएशन तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। ये एक चीज़ है। देखते हैं कि एफआईज की वापसी कब होती है। होनी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आएंगे एफआईज लौट के। और अगर एफआईज की अगर वापसी होती है तो अभी देखिए करीब कितने 23% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग है। अच्छा, कल की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रही है शेषा कि 3 दिन से हम देख रहे हैं कि एफआईज बेच रहे हैं कैश में। लेकिन पिछले दो सत्र से हम देख रहे हैं कि उनकी बिकवाली के बावजूद भी जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो बढ़ रही है। कल के सत्र में हमने देखा कि जो लॉन्ग होल्डिंग है वो बढ़ के हो गई है 23.25% पर और शॉर्ट्स हैं करीब 77% पर। तो यहाँ से आप पॉजिटिव संकेत देखिए। बाकी अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो आप देखिए कल स्टॉक फ्यूचर्स में 4000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। तो ये कैश में तो बेचे हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स की जो बाइंग है इससे हुआ है कि नेट तो आप बाइंग ही आप मान के चलिए, ज़्यादा उससे कोई तनाव लेने की ज़रूरत है नहीं। अब ये जो कैश वाली जो सेलिंग के फिगर है ना, जल्दी ही आपको ये बाइंग में तब्दील होते हुए दिखेंगे। ओवरऑल माहौल ठीक है। डीआईज ने थोड़ी सी अपनी लॉन्ग होल्डिंग ट्रिम की है। कल हम देख रहे थे कि 64.5% का आंकड़ा था लॉन्ग का, अब उनका जो लॉन्ग है करीब 62.5% के आसपास का है। ठीक है, बढ़िया है, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एफआईज का सपोर्ट मान लीजिए यहाँ से अगर आगे मिल जाता है, अगर एफआईज की ये जो लॉन्ग होल्डिंग मान लीजिए 23% की जगह मान लीजिए 33% हो जाती है बढ़ के, तो उतने में ही आप देखेंगे कि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लेगा, जो कि अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 1000 पॉइंट दूर है। 26,277 का
निफ्टी का ऑल टाइम हाई है और वहां से अगर आप देखेंगे तो 25,250 के आसपास की कल हमने क्लोजिंग देखी है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि फाइज बाइंग करेंगे, ज़्यादा इसको लेकर चिंता करने की बात नहीं है। फाइज भी आएंगे, पैसे इनको डिप्लॉय करने थोड़े अच्छे, बस कुछ ही दिनों की बात है। ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन मुझे उम्मीद है कि हम आगे देखेंगे। बिल्कुल, तो ये एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े और उसमें किस तरह के बदलाव हुए हैं वो हमने आपके सामने रखे। लेकिन इंडेक्स लेवल की भी चर्चा कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले निफ्टी याद रखें कल के सत्र में तेजी दिखी। इनफैक्ट कल के सत्र में ही नहीं, जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात की है ईरान और इसराइल के बीच, तब से अच्छा खासा मूव भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखा है, लेकिन भारतीय बाजारों में भी पॉजिटिव एक्शन दिखा है। इनफैक्ट 23 जून के लोज की बात करें 24,970 के आसपास 23 जून को निफ्टी था। उसके बाद पिछले 3-4 दिनों में अच्छी खासी तेजी, अब 25,250 के लेवल्स के आसपास कल निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया था। अभिषेक, काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में दिखा है, लेकिन कौन से लेवल्स पर अब नजर रखनी चाहिए और क्या ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा? आशीषा, उम्मीद करके आप चल सकती हैं कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। देखिए, जो रोलओवर्स के आंकड़े हैं ना वो अच्छे हैं। निफ्टी के अगर अभी तक का जो रोलओवर है वो 72.5% का है। अभी आज का जो सत्र है वो शेष है, आज एक्सपायरी है, तो मे भी आप एक्सपायरी वाले दिन ना एफआईज की तरफ से थोड़े से शॉर्ट्स कवर होते हुए आप देख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर बाजार की तेजी यहां से और बढ़ने की आप उम्मीद करके चलिए। कल हमने देखा कि निफ्टी ने क्लोजिंग अच्छी थी, 25,200 का एक हर्डल था। हालांकि क्या है कि अब हम एक्सपायरी के नज़दीक है ना, तो आपको दिखेगा कि हर 100 पॉइंट पर एक आपको बाधा दिखाई देगी इंडेक्स के लिए। कल के बाद फिर से बाजार के लिए हम हो सकता है कि बढ़िया तेजी का मोमेंटम आगे बढ़ते हुए देखें। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ईरान और इजराइल के बीच में अब आगे कोई ऐसे एस्केलेशंस के संकेत आए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहल की, दोनों देश मान गए और डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि ईरान से आगे बातचीत करेंगे। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन वो सब चिंताएं थोड़ी पीछे छूट रही हैं। तो क्रूड आपके लिए स्टेबल रहेगा, गोल्ड में कोई ऐसा हम कोई बाइंग आगे देखेंगे नहीं। डॉलर इंडेक्स आपके लिए बहुत ही शानदार एक कह सकते हैं कि रिलीफ का काम करेगा कि 97.5 के आसपास के डॉलर इंडेक्स के स्तर हैं और 10% के आसपास की गिरावट आ गई है। तो मतलब डॉलर का नीचे रहना, रुपया का ऊपर रहना इकोनॉमी के लिए एज ए होल वो अच्छी चीज़ है। निफ्टी की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो आशीषा, आज हम देखेंगे कि जो सपोर्ट लेवल है वो तो शिफ्ट होकर आ गए हैं ऊपर। अगर हम यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 25,150 के आसपास का सपोर्ट है और मजबूत वाले सपोर्ट की बात करें और वो 25,000 पर है। 25,000 के नीचे जाने की आशंका बहुत ही कम है। 25,000 के अगर आसपास अगर आता है इंडेक्स तो बल्कि निफ्टी में एंट्री करने के लिए, बाइंग करने के लिए अच्छा मौका होगा। क्लोजिंग कल की अच्छी रही है, लेकिन यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,325 के लेवल पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर उसको पार कर लेता है तो 25,500 तक की तेजी के लिए आप तैयार हो जाएगा। बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 25,050 से लेकर 25,150 की ये जो रेंज है ये फिलहाल खरीदारी के लिए ठीक ठाक दिख रही है। तो माहौल ठीक है और जो सेगमेंट्स यहाँ से बाजार में तेजी वाले हो सकते हैं, आप उनमें देखेंगे कि पीएसयू बैंक्स, क्योंकि देखिए प्राइवेट बैंक तो चल गए हैं, एचडीएफसी बैंक भी हम देख रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास ही कारोबार कर रहा है। थोड़े डाइवर्जन भी हैं दोनों बैंक में। तो सरकारी बैंक हो गए, केमिकल वाले खेमा कलेक्टिव था, केमिकल वाले शेयरों में मुझे लगता है कि तेजी आगे जारी रहेगी। और ऑयल रिलेटेड अभी बहुत मतलब आप पेंट पे, टायर वाले स्टॉक्स पे आप फोकस करके चल सकते हैं, वहां पर बाइंग के मौके मिलेंगे। यहां से रफली 2 हफ्ते बाद देखिए नतीजों पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा शेषा। तो कम से कम अभी 2 हफ्ते तक का ना माहौल बाजार में ठीक है। 2 हफ्ते बाद क्या होगा ना कि आप अपनी क्यूज पर चलेंगे, रिजल्ट्स आएंगे। एक और चीज आएगी कि रेसिप्रोकल टैरिफ की जो डेडलाइन है वो डेडलाइन 9 जुलाई है। तो उसके आसपास जाके थोड़ी से ना वो चिंताएं बाजार को फिर से ग्रिप में लेते हुए दिखेंगे। और 9, 10, 11 तारीख के आसपास हम देखते हैं कि टीसीएस के नतीजे भी आते हैं, उसी से अर्निंग सीजन की शुरुआत होती है। लेकिन वहां तक के लिए, यहां से लेकर वहां तक 2 हफ्ते के आसपास का समय है। बाजार ब्रेकआउट दे चुका है और तेजी का मुझे लगता है कि
माहौल काफ़ी अच्छा है और आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के बाजार में मैं ट्रेडर्स के लिए कहूँगा कि वो बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं और ये रणनीति कमाई करने में निश्चित तौर पर काम आएगी। तो निफ्टी पर 25,000 का ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जैसे हमें अभिषेक अभी बता रहे थे। इस लेवल पर खास नजर रखें और ऐसा लगता नहीं कि बाजार अब शायद 25,000 के ये इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ेगा, अनलेस ऑफ कोर्स कोई नेगेटिव खबर ग्लोबली निकल कर आती है। डोमेस्टिक मैक्रोस काफी स्ट्रांग है, तो इंटरनली इंडिया इकोनॉमी स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ से कोई नेगेटिव खबर नहीं है। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो अभिषेक, निफ्टी बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता नजर आया। कल के सत्र में तेजी तो थी, लेकिन फिर भी केवल 130 अंक चढ़कर 56,590 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ। बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए अब? आशीषा, देखिए, अंडर परफॉर्मेंस की वजह ये थी कि निफ्टी बैंक ने निफ्टी के मुकाबले चाल तगड़ी दिखाई है। आप निफ्टी देखिए कितने हजार पॉइंट दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से। निफ्टी बैंक कितना दूर है? बहुत मुश्किल से मुझे लगता है 350-400 पॉइंट के आसपास की दूरी होगी। तो ये रीज़न है और हम देख रहे हैं कि अब निफ्टी बैंक में विद इन स्टॉक्स में डाइवर्जन भी हम देख रहे हैं। HDFC बैंक का शेयर कल के सत्र में मजबूत था, लेकिन ICICI बैंक के शेयर में कल हमने कमजोरी देखी। बटा हुआ माहौल था, 12 ही शेयर तो हैं, लेकिन वो बटा हुआ माहौल था। तो हमने कमजोर जो तेजी थी निफ्टी के मुकाबले वो काफ़ी कम थी, 4.5% के आसपास की मूव्स हमने देखे निफ्टी बैंक में। लेकिन ये कि निफ्टी बैंक कमज़ोर नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं निफ्टी बैंक में। और अब यहाँ पर जो सपोर्ट का जो लेवल है वो आ गया है अब बढ़ के 56,500 पर। और अगेन जो रेजिस्टेंस है वो है ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल, 57,000 के आसपास का रेजिस्टेंस है। 57,000 के ऊपर अगर निकल जाए तो आप उम्मीद करके चलिएगा कि निफ्टी बैंक में अच्छी तेजी होगी। लेकिन अगर हम निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं तो अगर आपको निफ्टी बैंक में अगर फोकस करके चलना है तो मुझे लगता है कि सरकारी बैंकों में आपको स्टीम देखने को मिल सकता है। प्राइवेट बैंक थोड़े से पीछे छूटेंगे, सरकारी बैंकों में माहौल थोड़ा बेहतर और हो सकता है। यहाँ से देखिए, रेपो रेट कट वगैरह हुआ था ना, तो अभी चलने की शुरुआत ही तो हुई थी, तब तक ये सारी चीज़ें आ गई। 9 तारीख को डिसीजन आया था RBI का, फिर 12-13 तारीख से भैया हमें युद्ध वाले माहौल देखने लगे, तो वो पूरी तरह से प्राइस्ड इन नहीं है। 57,000 के लेवल हमने देखे थे, लेकिन उसके ऊपर की चाल अभी आनी निफ्टी बैंक में बाकी है। तो आप उम्मीद करके चलिए कि माहौल यहाँ से ठीक है। अब तक बढ़िया सीरीज निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए बीती है और तेजी का मोमेंटम यहाँ से भी मुझे लगता है कि कायम रहने की उम्मीद है। गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। मूड, माहौल, सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है और रोलोवर्स के जो आंकड़े हैं वो भी अब तक अच्छे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 65% का रोलोवर अभी, अब तो ये बढ़ेगा। तो गिरावट आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगी और आज ग्लोबल संकेत भी आपके लिए काफ़ी कंस्ट्रक्टिव दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी कल की तेज़ी के बाद आज उतनी ऊपर नहीं है क्योंकि मिक्स्ड क्लोजिंग हुई है, लेकिन अच्छा है, जितना नीचे मिल जाए तो एंट्री के लिए एक बढ़िया मौका होगा अगर किसी को नया ट्रेड लेना हो तो। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स की लेंस से जरा ये समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए आज के सत्र में। आज एक्सपायरी के दिन आपको किस तरह के ट्रेड लेने चाहिए, अगली सीरीज के लिए कैसा आपको किस तरह की तैयारी करनी है और शेयरों में मौके कहाँ पर बनेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट शरल नीलानी, जो कि टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों पर बहुत ही बारीक नजर रखते हैं और आपको गाइड करते हैं। शरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स देश पर। एक बार जरा अपना व्यू दीजिए शरण, निफ्टी के लिए आप नेक्स्ट टारगेट क्या देख रहे हैं और किसी को मान लीजिए अगर एंट्री करनी हो तो आपके हिसाब से लेवल्स कौन से हैं जो वॉच आउट करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग आशीषा। तो अभिषेक जी, आज तो जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है मुझे लग रहा है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देने वाला है। मुझे लग रहा है निफ्टी 25,300 के आसपास खुलेगा और अभी सपोर्ट तो काफी अच्छा बन चुका है निफ्टी में 25,000 का, मगर मैं उसे थोड़ा और ऊपर लेके 25,100 के आसपास का भी सपोर्ट आप देख सकते हैं मार्केट में आते हुए। 25,300 की ओपनिंग के बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सी बिकवाली आप दे सकते हैं या रीटेस्ट बैक टू 25,250 और वहां से अगर कंसोलिडेट करके अपवर्ड मूवमेंट दिया तो मुझे लग रहा है आने वाले सीरीज में, मैंने जुलाई की सीरीज की बात कर रहा हूँ, 25,500 टू 25,700 आपको एक फास्ट मूव देखते हुए मिल सकता है। बैंक निफ्टी भी सिमिलर पोजीशन पे है, चार्ट पैटर्न भी सिमिलर है।
और ओवर अ लॉन्गर पीरियड तो उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म भी किया है। बैंक निफ्टी में अभी 56,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है और मुझे लग रहा है आज बैंक निफ्टी शायद से गैप अप ओपनिंग करते हुए 57,000 के आसपास खुल के थोड़ा कंसोलिडेट करे। एक बार 57,000 के लेवल्स को टेक आउट करते हैं 15 मिनट्स या 13 मिनट्स के लिए, आप वहां पे भी एक अच्छी जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले जुलाई सीरीज। तो ये नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी और जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन शरण, इसके अलावा कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज होंगे आज के सत्र के लिए जहां पर कमाई के मौके बनेंगे? स्टॉक्स है तीनों डिफरेंट सेक्टर से है। पहला तो मेरा ऑटो सेक्टर से रहा था, मैंने कल क्लोजिंग शो पे भी बोला था। ऑटो सेक्टर ओवरली पूरा सेक्टर ही एक बहुत अच्छे मूव के लिए तैयार हो रहा है और मेरा उसमें से लीडर आज मैंने सिलेक्ट किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप उसे बाय कर सकते हैं अराउंड ओपनिंग पे और आपके टारगेट रहेंगे 3315, 3415, स्टॉप लॉस रहेगा 3115 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस से। सितंबर से लेके जून तक करीबन 9 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एकदम तैयार हो गए के लिए और आज मुझे लग रहा है बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज लास्ट डे भी एक्सपायरी का, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। स्टॉक्स बहुत ही पॉजिटिव लग रहे हैं। सेकंड हेल्थ केयर स्पेस से है फोर्टिस, आप बाय कीजिए। टारगेट 820 टू 860, स्टॉप लॉस 740। पूरा हेल्थ केयर स्पेस ही अच्छा लग रहा है। फोर्टिस के अलावा अपोलो हॉस्पिटल भी अच्छा लग रहा है। फोर्टिस ने एक ब्रेकआउट दे दिया था, ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी कर लिया, अभी वापस बहुत स्ट्रांग मूव दे रहा है वॉल्यूम के साथ, तो फोर्टिस में आप नजर रख सकते हैं। थर्ड सेक्टर जो प्रीवियस एकदम स्टॉक सेक्टर था जो कल के डेट में चले नहीं, वो है निफ्टी रियल्टी से। आप डीएलएफ में बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 884, 914, स्टॉप लॉस रहेगा 824। स्टॉक ने एक अच्छा हैमर क्लोजिंग दिया है कल के तारीख में। फंडामेंटली भी बहुत अच्छी न्यूज आई थी, 12,000 करोड़ के प्रॉपर्टी बेचे एक ही दिन में। तो स्टॉक के आने वाले समय में फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे रहेंगे, टेक्निकल भी बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए भी रेडी हो गया है, तो आप बाय कीजिए डीएलएफ में। तो रियल एस्टेट सेक्टर से डीएलएफ पर खरीदारी की राय। 824 के स्टॉप लॉस के साथ 884 से 914 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर से फोर्टिस पर शरण ने खरीदारी की राय दी है और ऑटो सेक्टर से एमएनएम इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। 3115 के स्टॉप लॉस के साथ 3315 से 3415 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ रहे हैं। तो 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमें शरण ने बताए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एफएनओ सेटअप किस तरह का नजर आ रहा है, पीसीआर में किस तरह के बदलाव दिखे हैं, विक्स में किस तरह के बदलाव दिखे हैं, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ पुलकित जुड़ चुके हैं। पुलकित, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा जी। तो अगर हम डेटा की बात करते हैं तो जो इंडिया विक्स है वो करंटली अभी 12.97 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही कंफर्टेबल रेंज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम पीसीआर की बात करें जो कि पुट कॉल रेशो है, तो निफ्टी करीब 1.13 पर है और बैंक निफ्टी करीब 0.94 पर है। अब इसमें ये देखना चाहिए कि इसकी पोजीशंस कैसी है। तो पोजीशन ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं है। अगर हम निफ्टी में इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो इस बार काफ़ी बढ़कर आया है, करीब 25.8% का है और ट्रेंड शॉर्ट कवरिंग का है। मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो वो 25,200 के ऊपर ही है, दोनों के दोनों 25,200 पे बने हुए हैं, चाहे वो पुट की बात कर ली जाए या कॉल की बात कर ली जाए। ट्रेंड अगर देखें पुट का तो पुट राइटिंग हो रही है और अगर कॉल की तरफ देखें 25,200 में तो जो कॉल शॉर्ट्स करके गए थे अब वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो कॉल शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है। हाईएस्ट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो पुट का 25,200 है और कॉल का 26,000 है। बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो करीब घटा है 16.61% से और जो ट्रेंड है वो शॉर्ट कवरिंग का देखा गया है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए इसमें तो जो कॉल है वो करीब 57,000 पे आ गई है। जो हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि 56,000 के पास पास है, बट अब वो 57,000 पे आ गया है और जो पुट है वो 56,500 पर आ चुका है। एफआई की लॉन्ग पोजीशन की बात कर ली जाए तो 23.25% है और डीआई की लॉन्ग पोजीशन की बात की जाए 62.58%, रिटेल में 59.23% पे बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर हम जैसे कि शरण अभी बता भी रहे थे कि ऊपर जाके मार्केट थोड़ा सा हल्का हो सकता है, हाँ, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा अभी पुट राइटिंग है नहीं, 25,200 पर है, तो अगर थोड़ा हल्का भी होता है तो 25,050 से लेके 25,200 का जो लेवल है वो काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑप्शन का डेटा भी यही बता रहा है।
F&O बैन में बात कर लेते हैं तो टीटागढ़ और बिरला सॉफ्ट ये दो स्टॉक्स हैं जो अभी F&O बैन में है। तो ये था आशीषा जी थोड़ा F&O की पोजीशंस के बारे में और किस तरह से मूव होगा। दोपहर में जिस तरह का भी मूव होगा हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज आज एक्सपायरी है तो हो सकता है कोई वाइल्ड मूव आ जाए। बिल्कुल पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो F&O सेटअप हमने आपके सामने रखा और दिन भर किस तरह के बदलाव होंगे उस पर भी हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। शुक्रिया। लेकिन इस बीच हमारे साथ पंकज पांडे भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकाल कर ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं, इस तरह के माहौल, इस तरह के बैकड्रॉप में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स तो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय होगी, इस तरह के मार्केट में क्या करने की रणनीति बनानी चाहिए? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक जो ओवरऑल मार्केट का सेटअप हमें लगता है कि अगले कुछ महीनों में मार्केट्स नया हाई बनाएगा अक्रॉस लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। एंड अर्निंग ग्रोथ लास्ट ईयर तक अगर आप बैंक की अर्निंग्स को हटा दें, बिकॉज उसमें इंडसइंड बैंक वगैरह के लॉसेस थे प्लस प्रेशर था मार्जिन्स में, तो करीब 7% का अर्निंग ग्रोथ था। सेकेंड हाफ में ये साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लार्जली CRR का जो बेनिफिट है वो करीब 4 या 5 बिप्स जो बैंक्स के जो अर्निंग डिक्लाइन थे 12 से 15 बिप्स के, आई थिंक वहां पे एटलीस्ट 1/3 जो डिक्लाइन है वो अरेस्ट कर पाएगा। ओवरऑल डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स काफी अच्छे लगते हैं, तो जिसमें एक BFSI एज अ थीम काफी स्ट्रांग निकल के आ रही है। दूसरा है कि ओवरऑल हमें सेंस है कि जो अप्रैल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के नंबर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो काफी बेहतर थे कंपेयर टू लास्ट ईयर, करीब 60% का ग्रोथ है। तो केपेक्स बेनिफिशियरी मेरे हिसाब से दूसरा सेगमेंट होगा जो कि अच्छा करेगा। एंड आई थिंक ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं या कंजम्पशन है वो मेरे हिसाब से बेहतर करेगा। जो अच्छा नहीं करेगा वो अगेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, चाहे वो उसमें आप IT ले लीजिए या फिर आप फार्मा ले लीजिए, बिकॉज ओवरऑल अभी ट्रेड साइड में कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं निकल के आ रहा है। आई थिंक जुलाई का डेडलाइन भी लगता नहीं है कि मीट हो पाएगा, बट डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स बेटर करेंगे एंड मेरे हिसाब से आपको मार्केट नया लेवल्स दिखता हुआ दिखेगा। हमारा जो फंडामेंटल टारगेट है वो 27,000 है निफ्टी का। ठीक है, फंडामेंटल टारगेट है 27,000 निफ्टी का, यानी कि ऑल टाइम हाई को तो टेस्ट करेगा ही, उसके ऊपर की भी चाल दिखाता हुआ ये नजर आएगा। ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी आपको। एक व्यू आपसे चाहिए शरण जी, भारतीय एयरटेल के शेयर पर लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं और टेलीकॉम स्पेस में एक डोमिनेंट पोजीशन है, एक्सपेंशन करने वाली ये कंपनी है। भारतीय एयरटेल में आपको लगता है कि तेजी और बनेगी और क्या ट्रेडर्स के लिए भी मौका होगा? एक बार अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेड करने को स्टार्ट करता है तो उसका कोई लेवल नहीं है। वो अभी 2000 भी जा सकता है, 2200 भी जा सकता है, 2500 भी जा सकता है। अगर थोड़ा ओवर स्ट्रेच लग रहा है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज से भी काफी ऊपर चला गया, 20 डे मूविंग एवरेज अराउंड 1880 रुपीज के आसपास है, तो अब करीबन 100 रुपया ऑलमोस्ट ऊपर चल रहा है। अगर किसी पोजीशन बनाना है, मेरे हिसाब से थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए रुकना चाहिए अराउंड 1925 या मूविंग एवरेजेस स्टॉक प्राइस तक पहुंच जावे, थोड़ा कंसोलिडेशन तक। तो मैं न्यू पोजीशन तो बनाने के लिए नहीं कहूंगा, पर जिसने पोजीशन बनाई है, जो लॉन्ग है, वो डेफिनेटली बने रहे। ऑल टाइम हाई के बाद स्टॉक कहाँ भी टच कर सकता है 2000, 2100, 2200 भी। तो एक बार जिन्होंने लॉन्ग बनाया उनके लिए भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं बोल देता हूँ, 1925 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है तो स्टॉक एक बार अपने 20 डे EMA को रिट्रेस कर सकता है अराउंड 1880, 1815 लेवल्स के लिए। भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू है। आज देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI का शेयर भी फोकस में रहेगा और कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि 800 रुपए वाले लेवल के आसपास घूम के शेयर आ जाता है। ये 800 रुपए से 20 रुपए ऊपर या फिर 20 रुपए नीचे, यही एक दायरा रहा है। अब खबर ये आ रही है कि QIP के जरिए, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए बैंक 25,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है। तो 8 साल के बाद ये फंड रेज है SBI की तरफ से। पंकज सर, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को और फंडामेंटली आपको कैसा लग रहा है ये बैंक ये? क्या नया निवेश करने के लिए लेवल सही है? तो
देखिए एसबीआई पे तो मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये हमारे कंप्लायंस में है, बट इन जनरल अगर मैं पीएसयू बैंक की बात करूं तो प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर लगता है। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि आपका जो सीआरआर का बेनिफिट है वो इनमें भी आने वाला है। दूसरा ये है कि आपका जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन रेट्स हैं वो आई थिंक पीएसयू बैंक से रिलेटिवली कम है, तो पीएसयू बैंक्स में आपको रिलेटिवली मार्जिन प्रेशर कम दिखने वाला है। एंड क्रेडिट ग्रोथ अगेन पीएसयू बैंक की काफी अट्रैक्टिव है, तो ओवरऑल पीएसयू बैंक एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लगता है। एंड उसमें अभी इंडियन बैंक हमें काफी अच्छा लगता है, तो इंडियन बैंक में हमारा टारगेट करीब आई थिंक 680 के आसपास में है। ठीक है, तो यूनियन बैंक पर खरीदारी की राय 680 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ किरण जानी जी भी जुड़ चुके हैं। किरण जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकाल के ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके मॉर्निंग कॉल्स बता दीजिए, कौन से वो स्टॉक्स होंगे जहां पर ओपनिंग ट्रेड में आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर हम देखें तो कहीं ना कहीं बुलिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। नो डाउट हमारे सामने ग्लोबल क्यूज थे, लेकिन उसके सामने हमारे मार्केट ने काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक नीचे के लेवल से दिखाया और इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स में हमें ब्रेकआउट लेवल भी दिख रहे हैं। सो हम 2 स्टॉक्स के साथ हमें लग रहा है कि ओपनिंग में हमें बाई करना चाहिए। वो एक है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का आप चार्ट देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न शॉर्ट टर्म में या तो एक इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1465 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1495 के टारगेट 1 से 2 दिन में हम देख सकते हैं। 1449 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो रिलायंस इंडस्ट्री सेफ बेट लग रहा है हमें करंट मार्केट पे, मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए। तो रिलायंस हम लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरा जो कॉल है या तो ट्रेड है वो है अशोक लेलैंड। अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो में काफी एक मिक्स मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। लास्ट वीक में हमने देखा कि ऑटो में एक भारी गिरावट आई या तो प्रॉफिट बुकिंग आई, तो उसमें से अशोक लेलैंड ने रिकवरी काफी अच्छी दिखाई है। आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे भी एक ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर है, मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है और लास्ट 3 दिन से जिस तरह से हार्ट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न में वॉल्यूम के साथ ये ऊपर है ना, जरा चांसेस कि यहाँ पे भी आपको 2 से 3 दिन में 260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अशोक लेलैंड लॉन्ग करके जाएंगे 234 के स्टॉप लॉस के साथ। तो रिलायंस एंड अशोक लेलैंड 2 हमारी तरफ से प्रेफर्ड पिक रहेंगे। लेलैंड पर खरीदारी की राय और इसके अलावा याद रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी खरीदारी की राय यहां पर किरण जी ने दी है, जहां पर 1495 के टारगेट के साथ 1449 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो अशोक लेलैंड 260 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की राय और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी खरीदारी की राय आती हुई। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कौन से हैं वो स्टॉक्स, कहां से बड़ी खबरें निकल कर आई है, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम शुरुआत एसबीआई से करेंगे, जहां पर यहाँ पर एज पर सोर्सेस जो है एसबीआई जो है 25,000 करोड़ का क्यूआईपी प्लान कर रहा है और एक क्यूआईपी जो है अगले नेक्स्ट क्वार्टर में आ सकता है। और सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनली, कोटक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एसबीआई कैपिटल, ये मार्केट्स ये जो है ये एसबीआई क्यूआईपी को जो है लाइकली मैनेज कर सकते हैं। अगला जो है टेक्समाको रेल, जहाँ पर टेक्समाको रेल को जो है मेजर इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है और जो कॉस्ट है इस ऑर्डर का वो 535 करोड़ का है। और ये ऑर्डर कंपनी को जो है कैमलो एसेस कैमरून से मिला है और ये जो ऑर्डर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली 560 ओपन टॉप वैगन को, जिसका कॉस्ट होगा 282 करोड़ का, और दूसरा जो है कंपनी जो है कंपनी ने जो है 20 ईयर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसका कॉस्ट होगा 253 करोड़ का। अगला जो है सीएट भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर में जो है कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो जो है 400 करोड़ जो है कैपिटल इन्फ्यूजन करने वाली है। उसके जो होली ऑन सब्सिडरी है श्रीलंका में, जिसका नाम है सीएट ओएचटी लंका प्राइवेट लिमिटेड। और इसी के साथ साथ और एक खबर आ रही है सीएट की, जहाँ पर सीएट जो है 500 करोड़ का फंड रेज करने वाला है एनसीडी के जरिए। और तीसरी जो खबर है सीएट की, जहाँ पर कंपनी को जो है 1000 करोड़ का जो है क्रेडिट फैसिलिटी के लिए जो है बोर्ड से अप्रूवल मिला है। अगला जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को जो है अनाउंस किया है कि मैग्नम आइसक्रीम कंपनी होल्डिंग कंपनी है जो कि वो जो है 61.9% का स्टेक जो है क्वालिटी वर्ल्ड्स इंडिया में जो है एक्वायर करेगी यूनिलीवर ग्रुप से। अगला जो है टाटा स्टील, जहाँ पर टाटा स्टील ने जो अनाउंस किया है कि कंपनी ने जो है 179 करोड़ इक्विटी शेयर जो है एक्वायर किए हैं टीएसएचपी के, और जो कॉस्ट है इस एक्विजिशन का वो 1562 करोड़ का है। और इस
एक्विजिशन के बाद TSHP जो है एक टाटा स्टील की जो है होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी। और दूसरी जो खबर है यहाँ पर टाटा स्टील को जो है डिमांड नोटिस मिला है 891 करोड़ का। अगले स्टॉक की बात करेंगे जहाँ पर जियो फाइनेंशियल ने जो है 190 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसकी जो होली ओन सब्सिडरी है जियो पेमेंट बैंक का, और कंपनी ने जो है 19 करोड़ इक्विटी जो है वो सब्सक्राइब की है। अगला जो है तेजस नेटवर्क, जहाँ पर रैकुटेन सिम्फनी और तेजस नेटवर्क ने जो है ग्लोबल एक्सपांशन के लिए इंटर ऑपरेबल 5G सॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए पार्टनरशिप का अनाउंस किया है, जिसके चलते तेजस नेटवर्क भी जो आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक, ये दोनों ही बैंक जो आज फोकस में रह सकते हैं। जहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो है 28 जून को जो है फंड रेस के लिए बोर्ड मीट है। वहीं फेडरल बैंक में भी जो है 30 जून के लिए जो है फंड रेस के लिए बोर्ड मीट है। अगला जो है मन्नापुरम स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पर CCI ने जो है बेन कैपिटल को जो है कंपनी में एक्विजिशन के लिए अप्रूवल दे दिया, जिससे कि कंपनी जो है 4,385 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और इसी के साथ साथ कंपनी जो है, और इस पोस्ट डील के बाद जो है कंपनी एक जॉइंट प्रमोटर बन जाएगी मन्नापुरम फाइनेंस की। आखिर में बात करेंगे PB फिनटेक, जहाँ पर एज पर सोर्सेज जो है यहाँ पर एक ब्लॉक डील हो सकती है, जहाँ पर को फाउंडर याशीष दहिया और आलोक बंसल जो है वो मोर देन 5 मिलियन शेयर जो है वो सेल कर सकते हैं। और जो कॉस्ट होगा इसका वो 1800 पर शेयर का होगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर नजर रखनी चाहिए, इस पर एक करके एक चर्चा करेंगे। लेकिन किरण जी, सबसे पहले मैं आपकी राय IT सेक्टर पर लेना चाहूंगी। निफ्टी IT इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था कल के सत्र में। सीज फायर के बाद जो ग्लोबली एक्सपोज सेक्टर्स थे वहां पर थोड़ी सी रिलीफ नजर आई। IT इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुआ और कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में तेजी दिखी। एम्फोसिस 3% ऊपर, इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री, TCS सभी स्टॉक्स में कल के सत्र में तेजी दिखी। क्या राय होगी IT इंडेक्स पर, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया इस सेक्टर से बनेगा? तो IT ऑलरेडी हमारे प्रेफर्ड लिस्ट के अंदर है। IT है, ऑटो है एंड कंजम्पशन सेक्टर है। ये 3 सेक्टर हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था कि ये जो सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर है, हमें लग रहा है कि ये 3 सेक्टर के अंदर हमें एक कलेक्टिवली अपमूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज या तो इसमें से जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। सो IT पर से हमें इन्फोसिस एंड विप्रो काफी अच्छे लग रहे हैं। विप्रो हमने 250 के आसपास डिस्कस किया था, अभी 270 प्लस आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इवन दो करंट मार्केट पर से या कोई भी डिप आता है, हम विप्रो पे लॉन्ग जा सकते हैं। दूसरा, इन्फोसिस हमें काफी अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस में आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। उसके बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अंदर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। नो डाउट 100 डेज मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली हमें लग रहा है कि इन्फोसिस में यहाँ से भी लॉन्ग किए जा सकते हैं। नीचे में आप जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1580 का मेंटेन करना है। अगर 1580 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो 1700 तक के लेवल भी हम इन्फोसिस के अंदर देख सकते हैं। तो नॉट ओनली फॉर द 1700 टारगेट बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें IT के अंदर, तो HCL टेक्नोलॉजी, इन्फो एज, ये हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स में भी हमें करंट मार्केट से बाई करना चाहिए। ठीक है, HCL टेक को लेकर ये व्यू हो गया। आज HUL का शेयर भी फोकस में रहेगा और उसकी वजह यह है कि क्वालिटी वॉल्स में 61.9% स्टेक खरीद रही है मैग्नम आइसक्रीम। हालांकि शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं, थोड़ा संभलता हुआ दिखा HUL का शेयर। शरण जी, एक बार HUL पर व्यू दीजिए। कल थोड़ी रिकवरी के संकेत तो मिले हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि संभल जाएगा शेयर ये और यहाँ से तेजी करनी चाहिए? का प्राइस एक्शन बहुत ही वीक है। जब जब ऊपर जाता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है। काफी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। पिछले 6 महीने में जब जब ऊपर गया वॉल्यूम के साथ सेलिंग आती है। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है एक कंसोलिडेशन फेज में फंस जाएगा आगे 2 से 3 महीने के लिए। इसके लिए न्यू पोजीशन तो मैं बनाने की राय नहीं करूंगा। एक बार स्टॉक 2425 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम लोग रिव्यू करेंगे, वरना ऑलमोस्ट डाउनवर्ड ट्रेंड टू साइडवेज कंसोलिडेशन है। टाइम कंसोलिडेट कर सकते हैं, 2 से 3 महीना इधर ही रेंज में बिता सकते हैं। इसके लिए ओवरऑल प्राइस एक्शन तो नेगेटिव ही है, तो मैं न्यू पोजीशन तो बनाने के लिए नहीं बोलूंगा और 2425 के ऊपर रिव्यू करेंगे।
ठीक है, HUL को लेकर ये व्यू, ज़्यादा कोई खास एक्शन की उम्मीद करके आप मत चलिए शेयर में। जियो फाइनेंस में कल हमने तेज़ी देखी और जियो फाइनेंस में अच्छी चीज़ ये है कि 300 रुपये के स्तर को ना सिर्फ इसने रीगेन किया है, बल्कि स्टॉक में हम देख रहे हैं कि दमखम अब दिख रहा है इसको टिका कर रखने की। हाल फिलहाल हमने देखा है कि कारोबार को कंसोलिडेट करने पर फोकस कर रही है। जियो पेमेंट्स बैंक में जो SBI का स्टेक था उसको जियो ने उसको ख़रीदा। कल खबर आई कि जियो पेमेंट्स बैंक में 190 करोड़ रुपए का फिर से निवेश किया है और 19 करोड़ शेयर सब्सक्राइब किए हैं जियो पेमेंट्स बैंक के जियो फाइनेंशियल ने। पंकज सर, जियो फाइनेंशियल अब तक कारोबार नहीं था, फिर भी हम देख रहे थे कि काफ़ी अच्छा रुझान था। अब तो धीरे धीरे बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। एसेट मैनेजमेंट कारोबार के ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने JV किया था, बाकी भी बिजनेसेस में अच्छे से एक्सपेंड करेगी। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि रिलायंस अपने अग्रेसिव अप्रोच के लिए जानी जाती है, मार्केट लीडरशिप के लिए पुश करती है खुद को, जियो फाइनेंस मान लीजिए जिन्होंने 200 रुपये के आसपास शेयर नहीं लिया, क्या 300 रुपये के आसपास उनको निराश होना चाहिए कि भाव बढ़ गया, या फिर यहां से आगे की अपॉर्चुनिटी को देखकर शेयर पर दांव लगाना चाहिए? तो देखिए, जियो फाइनेंशियल पे मॉडलिंग करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी इसमें जो वैल्यू डिराइव होती है 2 चीजों से होती है कि इनके जो नेटवर्क है करीब 20,000 की है, एंड ओवरऑल इनके पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं जिसमें इनको थोड़े डिविडेंड इनकम आती है, एंड जो भी इनके प्लान्स हैं वो अगेन 4 या 5 साल में अनफोल्ड होंगे। तो मैं एज ए एनालिस्ट तो इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा, बट इन जनरल जो हमें रिलायंस ग्रुप में रिलायंस इंडस्ट्री ज्यादा बेटर लगता है, बिकॉज एक तो ये कि ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि जियो के आपके IPO आ सकता है। 10% का हमने करीब टैरिफ हाइक लिया है ये साल। अगर ये टैरिफ हाइक इससे थोड़ा ज्यादा होता है तो दिन मैं मानना चाहूंगा कि आपका रिलायंस के लिए वो फायदेमंद होगा, एंड नॉट ओनली रिलायंस, इवन भारती के लिए फायदेमंद होगा। एंड जो टेलीकॉम में मेन कैपेक्स है, मेजर कैपेक्स है, दैट इज लार्जली बिहाइंड अस, चाहे वो जियो के लिए हो या फिर भारती एयरटेल के लिए हो। तो ये स्पेस हमें ओवरऑल अच्छा लगता है, बट देन अगेन आई थिंक जियो फाइनेंशियल पे फंडामेंटल व्यू देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इसमें अभी मॉडलिंग करना, क्योंकि ऑपरेशंस अभी चालू हो रहे हैं एंड उसको थोड़ा टाइम लगेगा शेप लेने में, तो मैं इस पे अभी करंटली व्यू नहीं दे पाऊंगा। नजरिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर, लेकिन उस बीच महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स कम होते हुए नजर आएंगे। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट था, उन्होंने कहा पहले साल में 10% तक टैरिफ रेट्स कम हो सकते हैं और अगले 5 साल में टैरिफ रेट्स 26% तक कम होते हुए नजर आ सकते हैं। कंज्यूमर्स के लिए तो ये एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन पंकज जी आपसे पूछना चाहूंगी, जो पावर लिस्टेड कंपनीज है, टाटा पावर, अदानी पावर, उन कंपनियों पर किस तरह का इम्पैक्ट इस खबर के चलते दिख सकता है? पूरा अनाउंसमेंट डिटेल में देखना पड़ेगा, बट पावर स्पेस में जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन साइड है वो काफी बेहतर लगता है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन साइड हालांकि ज्यादातर ध्यान लोगों का जनरेशन साइड में रहता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में करीब 9.5 लाख करोड़ का सरकार केपेक्स का बात कर रही है, तो वहां पे हमें लगता है कि काफी सारे अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगे। जैसे कि नया लिस्टिंग हुआ है सिमेंस एनर्जी का, वो हमें अच्छा लगता है। पावर ग्रिड अच्छा लगता है। टाटा पावर अगेन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन साइड में कुछ प्राइवेटाइजेशन होता है जिसमें चांसेस है कि टाटा पावर एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेगी, तो वो भी हमें ओवरऑल अच्छा लगता है। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड में आपकी जो कंपनीज होती हैं जो थोड़ा पावर केबल्स या ट्रांसमिशन लाइन्स ले करती हैं, जैसे KEC इंटरनेशनल हो गया, ये हमें अच्छे लगती है। तो पावर स्पेस में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस हमें काफी बेहतर लगता है। ये ऑर्डर मुझे देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक आप, क्योंकि आप PPA साइन करते हैं तो आप ऐसे ही टैरिफ रेट घटा नहीं सकते। जैसे मैंने कहा, ये थोड़े डिटेल्स देखने पड़ेंगे, बिफोर दैट मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। ये नजरिया पावर सेक्टर पर, लेकिन इस बीच टायर कंपनियों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर कल के सत्र में खरीदारी दिखी थी। JK टायर तेजी के साथ बंद हुआ था। इसके अलावा CEAT की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी कल के सत्र में दिखी थी। शरण, क्या राय होगी आपकी इन दोनों ही टायर कंपनियों पर? JK टायर 3% की तेजी के साथ कल बंद हुआ था और CEAT भी मजबूती के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया था। CEAT का अगर आप चार्ट देखें, मैं कल ही देख रहा था, एक पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है। अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है। अगर 3650 के ऊपर क्लोज करके 15 मिनट ट्रेड करता है तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है।
स्टॉक अपना पिछला स्विंग है रिटेस्ट कर सकते हैं अराउंड 397 टू 4,000 लेवल। तो ये सीएट तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, मूविंग एवरेज से भी अच्छा रिवर्सल देखा है, पोल एंड फैक्ट पैटर्न है। और आप एमआरएफ के भी चार्ट देखे, काफी अच्छा रिवर्सल की पैटर्न दिख रहा है। और जेके टायर की अगर बात करें तो मैंने वो भी सिमिलर है, अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन सिमिलर पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। पिछले दिनों काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था। अगर डेट मैं बताऊं आपको, 21 मई के दिन बहुत हाई वॉल्यूम, हाई कैंडल देखा। उसके बाद थोड़ा नीचे डाउनवर्ड कंसोलिडेट कर रहा है, अभी वापस एक रिवर्सल दिख रहा है। एक बार अगर 360 टू 370 के लेवल्स ब्रेक कर देता है तो अगेन पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वो भी स्टॉक अपने हायर लेवल 400 के आसपास रिटेस्ट कर सकते हैं। तो ये नजरिया जेके टायर और इसके अलावा सीएट, दोनों ही टायर कंपनियों में कल अच्छी खासी तेजी दिखी थी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी मार्केट पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन इस सेगमेंट पर दिखा है और आज इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का आईपीओ खुलेगा जो जून तक खुला होगा। इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 105 से 111 रुपए प्रति शेयर का ये प्राइस बैंड होगा और कंपनी करीब 200 करोड़ इस आईपीओ के द्वारा जुटाना चाहती है। याद रखें, सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ये इनके लीड मैनेजर है। लेकिन ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशिंदे अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं ये कंपनी आखिर करती क्या है और कोई चिंताएं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जो आप फ्लैग ऑफ करना चाहेंगे? अगर ब्रॉडली देखें तो ये कंपनी जो है एग्री केमिकल सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी का करीब करीब 22 स्टेट्स में अच्छा खासा कारोबार है। 5,000 से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और अगर देखें तो 9 मंथ FY25 में कंपनी ने करीब 464 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू और क्लोज टू 10% काइंड ऑफ एबिटा मार्जिन जनरेट किया था। ब्रॉडर अगर देखें तो इसका 90% रेवेन्यू जो आता है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। करीब करीब 10% का रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, वहाँ भी कंपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रही है। अगर आपने जैसा पूछा की कंसर्न्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्रिटिकल कंसर्न्स जो वर्कर सामने आते हैं कि ये जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़े प्लेयर्स इंडस्ट्री में हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और लगातार कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज यू हैव टू लॉन्च एन इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड कंटिन्यू टू गो फॉर कैपेक्स फॉर दिस R&D बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा ही जो है मार्केट में आप अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख सकते हैं। पर इसके अलावा अगर देखें इंडस्ट्री स्पेसिफिक मुद्दों को छोड़कर भी अगर कंपनी में देखें तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि एक वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव मॉडल को फॉलो करती है। करीब करीब 200 से ज़्यादा दिनों का इसका वर्किंग कैपिटल डेज है और इस लिहाज से अभी अगर आप देखें तो ये कंपनी जो ये आईपीओ ला रही है उसका भी लगभग 40% हिस्सा जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए खर्च किया जाएगा। और ये बहुत ही क्रिटिकल रेड फ्लैग होता है किसी भी कंपनी में जो आईपीओ लेकर आ रही है, क्योंकि आईपीओ जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म फंडिंग है, हाई रिस्क फंडिंग है और उससे अगर आप जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को अगर आप पूरा कर रहे हैं तो ये आपकी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी में जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रुकावट है, ये देखने को मिलेगा। और गोइंग फॉरवर्ड कंसर्न होगा कि कल को जब वर्किंग कैपिटल की फिर से रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आप वो पैसा कहाँ से जुटाएंगे, तो ये कंसर्न यहाँ सामने आता है। इसके अलावा देखें तो इसमें कंटिन्यूसली डेट जो है वो इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो मार्जिन की बात करें तो 10% के आसपास ही है, पर अगर देखें कि जो उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वहाँ पर इस 10% मार्जिन का भी कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाई वर्किंग कैपिटल की वजह से आपकी ऑपरेटिंग मार्जिन का जो रिफ्लेक्शन ऑपरेटिंग कैश फ्लो में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। डिस्पाइट कि आप ऑपरेटिंग मार्जिन आपका 10% के आसपास है, आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है नेगेटिव है। आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो 50% के आसपास है। तो अगर मैं इन सारे कंसर्न्स को ऐड ऑन करूं तो मुझे दिख रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है। आप एक कैपेक्स इंटेंसिव सेगमेंट में हैं जहां पर आपको लगातार पैसों की जरूरत होगी। वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस में आने वाले सारे इंप्रूवमेंट्स को खाती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर मिलाकर मैं देखूं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम अपनी रेटिंग स्केल पे जाएं तो हम इसको आउट ऑफ 5 2 स्टार असाइन करेंगे। ओके, सो आउट ऑफ 5 2 स्टार रेटिंग अभिषेक गावशिंदे की तरफ से इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज
KSME IPO पर, लेकिन बिजनेस सेगमेंट इनोवेटिव जरूर है, बावजूद इसके कंसर्न्स ढेर सारे हैं, जैसे अभिषेक हमें बता भी रहे थे। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, देश और विदेश में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है कंपनी का, और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन इसके ठीक सामने कैपेक्स रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वर्किंग कैपिटल की लगातार जरूरत, और सबसे ज्यादा जो फंड रेज होगा वो उसी में खर्च होता दिखेगा। इसी के चलते कंसर्न्स जो बड़े नजर आते हैं। अभिषेक की राय तो हमने जानी, लेकिन आइए शरण से भी समझते हैं इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस पर उनका टेक क्या है। गुड मॉर्निंग शरण, आप बताइए इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस IPO अकॉर्डिंग टू यू, अवॉइड और सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग मानसी। अभिषेक ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। स्ट्रक्चरली अ वेरी वीक कंपनी, अच्छा एबिटा भी करते हैं, मगर डिस्पाइट दैट नेगेटिव कैश फ्लो है, क्लियरली स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। रिसीवेबल 151 डेज, अगर इनके कंपेटिटर से कंपेयर करें उनका 80 दिन है, इसका 151 डेज है, काफी हाई है। वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस है, इसके लिए कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं बन पा रहे हैं। और पेएबल्स की बात करें, नेग्लिजिबल पेएबल्स है, मतलब इनको क्रेडिट मिलता नहीं है, और ये क्रेडिट बहुत ज्यादा टाइम के लिए दे रहे हैं। काफी केपेक्स इंटेंसिव इंडस्ट्री है, कैपेसिटी अगेन फुली यूटिलाइज नहीं है। IPO मनी आप देखिए 80%, ऑलमोस्ट 80% टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल और डेट रीपेमेंट। डेट रीपेमेंट भी बहुत छोटा हिस्सा है, ओनली 34 करोड़, और बाकी सिर्फ 10 से 12 करोड़ अपने केपेक्स और कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया है। तो बेसिकली अपने वर्किंग कैपिटल इशू सॉल्व करने के लिए IPO ला रहे हैं, और इक्विटी बेचना एक हाई, बेसिकली आप काफी बड़ा रिस्क लेके छोटे से समय के लिए आप इक्विटी बेच रहे हैं, तो एकदम सही नहीं है। इससे अच्छा आप डेट लेके वर्किंग कैपिटल इशू सॉल्व करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक करें, और आने वाले समय में आप अच्छी वैल्यूएशन पे IPO ला सकते हैं। मगर कंपनी का क्लियर स्ट्रेस दिख रहा है वर्किंग कैपिटल में, और सेल्स ग्रोथ भी देखें नेग्लिजिबल है, 9 to 10 में सबसे 12% है। और मैंने इंडस्ट्री में इनके सब कंपेटिटर्स का सेल भी देखा है, किसका 0 है, किसका नेगेटिव है, किसका 5 से 7% है। तो पूरे इंडस्ट्री वाइड ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री नहीं है। इनका इंडस्ट्री रिपोर्ट पड़ा है आगे वाले 5 साल के लिए, तो टोटल 4 to 5% ग्रोथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। तो आगे चल के आपको कुछ रेवेन्यू में बड़ी उछाल भी नहीं देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन भी मोर और लेस फुली प्राइस्ड है, अराउंड 22 टाइम। अगर धानु का एग्री देखे 20% मार्जिन है, फ्री कैश फ्लोज है, डेट फ्री कंपनी है, 25 टाइम पे ट्रेड करती है। इंसेक्टिसाइड है, 11 से 12% मार्जिन है, 20 टाइम्स ट्रेड करता है। तो उसके हिसाब से ये कंपनी ऑलमोस्ट फुली प्राइस्ड आ रही है, और बहुत स्ट्रक्चरली वीक फाइनेंशियल्स के साथ आ रही है, ना ही कि कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल। इसका डेट टू इक्विटी भी 0.65 टाइम्स है, और पूरे मेरे को लगता है इंडस्ट्री में एक ही कंपनी है जिसका इतना हाई डेट टू इक्विटी है। तो ओवरऑल फाइनल मेरा वर्डिक्ट तो अवॉइड रहेगा। पुअर कैश फ्लो कन्वर्जन, रिसीवेबल्स बहुत हाई है, ग्रोथ मुझे इंडस्ट्री वाइड ही नहीं दिख रहा है, 5 to 7% काइंड ऑफ ग्रोथ है। तो इसके चलते हुए इन्वेस्टर को कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं मिल सकता है कंपनी में। मुझे नहीं लगता है लिस्टिंग गेन भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है, और आगे चल के 5 to 7% ग्रो करेगी, तो उसके सिवाय बहुत अच्छी कंपनीज लिस्टेड है ऑलरेडी। तो शरण की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट जो है अवॉइड का ही है। हर पैरामीटर पर कंपनी से जुड़े कंसर्न शरण हमें समझा रहे हैं, और अभिषेक और उसके साथ शरण की डिटेल यहाँ पर एनालिसिस, और हमारी तरफ से इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस को 2 stars out of 5 अवॉइड की कैटेगरी में हम डाल रहे हैं। लेकिन चलिए ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। आपके साथ में अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी मानसी दवे। मार्केट लाइव की हम शुरुआत कर चुके हैं। बाजार के लिए आज ग्लोबल संकेत जो हैं वो मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है, लेकिन आज है जून सीरीज की एक्सपायरी, तो आपके लिए मौके बनेंगे। दिन में उतार चढ़ाव भी होंगे। शेयरों पर तो हम सलाह ले ही रहे हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज थोड़ी देर में लेकर हाजिर होंगे। 9 के नवरत्न होंगे, यानी कि वो 9 शेयर जिनमें आज खबरों के दम पर या फिर ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट के दम पर एक्शन जरूर दिखेगा। थोड़ी देर में लेकर हाजिर होंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। उतार चढ़ाव के बीच मिले जुले बंद हुए अमेरिकी बाजार।
डाउ 100 अंक फिसला, नैस्डैक 60 अंक चढ़कर बंद। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 20 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत, गिफ्ट निफ्टी 50 अंक चढ़कर 25,300 के पास, निकेई 400 अंक मजबूत, हांगकांग के बाजार 100 अंक नीचे, वहीं कोस्पी 60 अंक फिसला। जून सीरीज की एक्सपायरी आज, निफ्टी में 72.5% का रोल ओवर, वहीं निफ्टी बैंक में अब तक 65% का रोल ओवर। टैक्समेको रेल को कैमरून की कैमेल्को एसए से मिला 535 करोड़ रुपए का बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर, 560 ओपन टॉप वैगन बनाएगी कंपनी। केनार कंस्ट्रक्शंस को मिला 4,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर, 5 साल के लिए झारखंड में बनहार दीह कोल ब्लॉक का संचालन करेगी कंपनी। महाराष्ट्र को सरकार ने दिया सस्ती बिजली का तोहफा, पहले साल 10% घटाएंगी दरें, अगले 5 सालों में कुल 26% तक दरों में कटौती की योजना, रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए लागत घटाने पर फोकस। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ का आज है आखिरी दिन, अब तक 15 गुना भरा इशू, प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर। मार्केट एक्सपर्ट शरण लिलानी की अवॉइड की राय। 3 एसएमई आईपीओज, आइकॉन फैसिलिटेटर्स, अब राम फूड, श्री हरे कृष्ण स्पंज का आखिरी दिन है। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओज में अवॉइड की राय। 3 नए एसएमई आईपीओज, सुपरटेक ईवी, सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस और रामा टेलीकॉम का आज है दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों एसएमई आईपीओ में अवॉइड की रेटिंग। तो मार्केट लाइव की शुरुआत हो गई है, थोड़ी देर में प्री ओपन के टिक्स आने शुरू हो जाएंगे, उस पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए फटाफट कुछ शेयरों के बारे में व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ हैं 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, सचिन जी को थोड़ी देर में जोड़ेंगे, लेकिन पंकज जी एक बार ना आपसे जरा डिफेंस पर व्यू चाहिए। तो देखिए अभिषेक, पंकज जी भी नहीं है, एक बार डिफेंस स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं क्योंकि हेलो, हाँ अभिषेक जी। पंकज सर एक बार, अच्छा ठीक है, एक बार डिफेंस शेयरों पर जरा व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए? 2 दिन की प्रॉफिट टेकिंग आ गई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नहीं यहां से भी अपसाइड है। तो देखिए डिफेंस शेयरों में अगर आप देखेंगे सेक्टर वाइज अप्रैल लो से करीब 80-85% का पूरा मूवमेंट है, और आप कोई भी मेजॉरिटी ऑफ द डिफेंस स्टॉक देखेंगे तो करीब 48 टाइम्स FY27 अर्निंग्स पे है। तो इस अर्निंग्स पे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, एंड डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस एप्रिसिएशन जिस हिसाब से हुआ है। बट उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो सिलेक्टिवली वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, और वहां पे शायद आउटलुक और बेटर हो सकता है। उसमें एक HAL है, HAL करीब आई थिंक 35-36 टाइम्स फॉरवर्ड पे है, तो मेरे हिसाब से वहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है। एंड तेजस का अगर इनका प्रोडक्शन रैंप अप आता है तो कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा हुआ। दूसरा एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करीब 38 टाइम्स फॉरवर्ड है। आई थिंक ये एक कंपनी है डिफेंस में जो काफी कंसिस्टेंट है। ओवरऑल मेरा सेंस ये है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट में आगे जाके बढ़ेंगे। इस कंपनी में ओवरऑल हमें लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ पॉसिबल है, और ये वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है। और तीसरा जो स्टॉक होगा वो मिधानी होगा। आई थिंक ये कंपनी भी करीब 20% ग्रोथ की बात कर रही है, और ये भी करीब 35-36 के मल्टीपल पे होगी। तो डिफेंस में मेरे हिसाब से सेलेक्टिव होने का जरूरत है। हालांकि ओवरऑल हालांकि आपका लॉन्ग टर्म में काफी बेटर है इन टर्म्स ऑफ चीजें, बट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ करेक्शन या कुछ कंसोलिडेशन होना चाहिए। तब तक मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अभी डिफेंस शेयरों को आप अवॉइड कीजिए, मौके आगे मिलेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि वैल्यूएशन करेक्शन इसमें और अभी आगे जारी रहेगा। केमिकल शेयरों में अच्छा मूव है। आरती इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि लगातार 3-4 सत्र की बाइंग हो रही है, और ये शेयर हो गया है 550 रुपए के आसपास का। कल बढ़िया इसमें लॉन्ग एडिशन फिर से हमने होते हुए देखे हैं। किरण जी, आरती इंडस्ट्रीज कहाँ तक ये शेयर जाएगा, और मान लीजिए जिसके लॉन्ग से अभी होल्ड करें या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में थोड़ा सा सोचें? आरती इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और
साथ आप देखोगे तो 750 के ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो एक स्ट्रक्चरल डाउनफॉल था उसमें से ये स्टॉक वापस हाइट ऑफ हायर बटन पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहा है। साथ ही साथ सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास है या नई खरीदारी भी करना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली आरती इंडस्ट्री ले सकते हैं। करंट मार्केट ब्राउज या कोई भी डिप आए तो नीचे में 450 का नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह प्रकार के चार्ट पैटर्न एटलीस्ट ऊपर में 550 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल 500 के पार के टारगेट्स आरती इंडस्ट्रीज में, और कल के सत्र में टुवर्ड्स क्लोजिंग भी हमने देखा था कि केमिकल प्लेज में अच्छा खासा एक्शन, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स शामिल थे। अच्छी तेजी के बीच वहां पर कामकाज, और इस वक्त अगर आप देखेंगे प्री ओपन में भी मजबूती के साथ ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये खुलने की तैयारी करते हुए। तो कल भी एक्शन था और आज भी एक्शन जो है वो इंटैक्ट नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच रुपए की शुरुआत होती दिख चुकी है, और रुपए की ओपनिंग की अगर बात करें 16 पैसे मजबूती के साथ रुपए आज खुला है। डॉलर के मुकाबले 86 रुपये और 8 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 95 पैसे पर रुपए की ओपनिंग होती हुई आज के सत्र में 16 पैसे की मजबूती, 16 पैसे की मजबूती के साथ डॉलर के मुकाबले रुपए में शुरुआत। अभी थोड़ी देर पहले पंकज जी से एक फंडामेंटल टेक डिफेंस क्षेत्र पर जान रहे थे हम। प्री ओपन लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 25,271 के स्तर, यानी कि कल जो हमने 25,200 के पार के लेवल्स देखे थे वहां से आगे और तेजी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी इम्प्लीकेशंस वही नजर आ रहे थे। उम्मीद यही करेंगे कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 25,200 25,250 उसे टेस्ट हमने कल किया, चैलेंज हमने कल किया, और वहां से आगे बढ़े, और आज के सत्र में भी वहीं से आगे बढ़ते हुए नजर आए। शरण, डिफेंस पर आपसे भी टेक जानना चाहूंगी, क्योंकि डिफेंस को लेकर नॉट जस्ट इंडिया, बाकी सारे देशों में भी काफी हद तक डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ावा मिल रहा है। कल नेटो की जो समिट हुई थी उसमें भी डिफेंस क्षेत्र की बढ़ोतरी और ग्रोथ पर बात हुई, और आज यूरोपियन यूनियन की भी एक समिट, एक बैठक होने वाली है, और उस पर भी तमाम अगर बात करें तो डिफेंस कंपनियों के एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देने की बात होने वाली है। सो इंडिया और ओवरसीज की अगर बात करें, डिफेंस को योगदान और ज्यादा रिस्पॉन्स भी अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। माना कि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनाकर रखी है डिफेंस स्टॉक्स में, इन दिनों डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियां गिरावट भी देख रही है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से डिफेंस शिप बिल्डिंग में गिरावट थी। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आज के सत्र में मजबूती के साथ खुलने के आसार नजर आ रहे हैं इन तमाम के। तो मानसी जी, मेरे हिसाब से नेटो की मीटिंग है और वहाँ पे अनाउंसमेंट आई थी, वो लोग अपना डिफेंस बजट 5% से बढ़ा रहे हैं। जिस हिसाब से बॉर्डर इश्यू, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, अभी सब कंट्रीज को मुझे लग रहा है समझ आ गया है आपको डिफेंस, मिसाइल सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट्स में इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हुए। बट जिस हिसाब से हमारे डिफेंस के स्टॉक्स चले हैं, वो सब न्यूज इसमें फैक्टर इन हो गई है। इसलिए आपको काफी पिछले 2 दिन से काफी फास्ट और काफी वॉल्यूम बेस्ड गिरावट देखने को मिली है। जो बने हैं अच्छे स्टॉक्स में, मैं बोल रहा हूँ बने रहिए, अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जरूर स्टॉप लॉस डालिए। स्टॉक्स अपने मूविंग एवरेज से काफी स्ट्रेच हो गए हैं वैल्यूएशन के चलते। जैसे सर ने अभी कहा, मुझे HAL ठीक लग रहा है अराउंड 33-34 टाइम्स। बाकी आप अगर कंपनियों की वैल्यूएशन देखें, कोई 100 पी पे, कोई 120 पी पे है, तो डेफिनेटली आपको टाइम कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। थोड़े आगे चल के मुझे अभी अपसाइड डिफेंस क्षेत्र में तो दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बन गए थे, काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से लोगों ने खरीदा है और काफी प्रॉफिट भी बनाया। अभी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है आने वाले समय में 1 से 2 वीक में। एक बार स्टॉक कंसोलिडेट हो जावे, सेक्टर कंसोलिडेट हो जावे, तो स्टॉक वाइज हम लोग आगे चल के रिव्यू कर सकते हैं। बाकी डिफेंस एज अ इंडस्ट्री आगे 5 से 10 साल में बहुत ही अच्छा करने वाला है, स्पेशली इंडिया का डिफेंस। मगर अभी ओवर स्ट्रेच्ड है, थोड़ा गिरावट के बाद कंसोलिडेट करेगा, तभी हम लोग रिव्यू करेंगे। फंडामेंटली भी अगर देखा जाए, टेक्निकली भी अगर देखा जाए, डिफेंस सेक्टर के लिए कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है, लेकिन इन दिनों काफी चल गए। अगर पोजीशन बनाकर रखिए, उसे बरकरार रखें, नई पोजीशन के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना चाहिए। लेकिन किरण, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। टाइटन कल के सत्र में स्टॉक काफी अच्छा चला था, नॉट जस्ट ज्वेलरी लेकिन गोल्ड फाइनेंसिंग पर भी आपका टेक हम जानना चाहेंगे। टाइटन तो एक रिपोर्ट आई थी मक्वायरी की, जहां पर टारगेट्स और आउट परफॉर्म रेटिंग दी गई।
3655 के लेवल्स पर आज के सत्र में भी मजबूती के साथ खुलने के चांसेस हैं। 4150 के टारगेट्स मक्वायरी की रिपोर्ट बता रही है। गोल्ड फाइनेंसिंग में मुथूट मन्नापुरम भी पिछले दिनों क्रेडिट पॉलिसी के ठीक बाद फ्लेवर में और चर्चा में आए जरूर थे। सो टाइटन और गोल्ड फाइनेंसिंग पर आपकी राय क्या होगी? टाइटन एंड गोल्ड फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो टाइटन हमारा वन ऑफ द फेवरेट पिक रहेगा। रीजन में अगर हम देखें तो ये सेकंड हाफ ऑफ ईयर में कंजम्पशन स्टोरी काफी अच्छी चल सकती है और जिस प्रकार से गोल्ड के सेटअप है, गोल्ड के प्राइस चार्ट के, देयर आर चांसेस कि हम गोल्ड में थोड़ा बहुत करेक्शंस देख सकते हैं। उस करेक्शंस के चलते हुए वापस गोल्ड के अंदर एक खरीदारी आ सकती है और साथ ही साथ हम फेस्टिवल सीजन एंड मैरिज सीजन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो देयर आर चांसेस कि गोल्ड में वहां पे कुछ बाइंग आती है तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, इन सब कंपनीज को फायदा होगा जरूर से। साथ ही साथ टाइटन की अगर हम बात करें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो कोई भी गिरावट पे या करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग करना चाहिए। 3400 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 4000 तक के टारगेट हम टाइटन में जरूर से देख सकते हैं। तो एक पोजिशनल कॉल है, टाइटन के ऊपर लॉन्ग करना चाहिए। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में बात करें तो ऑलरेडी वहां पे एक अच्छा खासा मूव आ चुका है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेटिंग वॉच करना चाहिए। फिर भी आप मन्नापुरम के ऊपर ध्यान रख सकते हो। ओवरऑल जिस प्रकार से मन्नापुरम का प्राइस पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करना चाहिए। जो सपोर्ट हम देख रहे हैं वो 240 का है। तो करंट मार्केट प्राइस तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा है, बट कोई भी गिरावट 260 250 के बीच में आती है तो वहां पे लॉन्ग करना चाहिए 240 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 240 के स्टॉप लॉस के साथ आपको मणप्पुरम फाइनेंस में रणनीति बता रहे हैं किरण जी। वैसे भी ये शेयर फोकस में रहेगा। बेन कैपिटल ने जो मार्च में जो डील की थी ना 18% से एक एक्वायर करने को लेकर, उसको सीसीआई की अप्रूवल तो मिल गई है। ठीक है, एक और शेयर शरण आपसे जरा व्यू चाहिए और शेयर है डिक्सन टेक। डिक्सन टेक में हम कमजोरी देख रहे हैं। कल देखिए रिपोर्ट भी आई थी फिलिप कैपिटल की, उन्होंने टारगेट काटे थे और कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन के फ्रंट पर ऑलरेडी कंसर्न है। डिक्सन टेक मान लीजिए आज फिर से कमजोर हो तो आप बाय करने की सलाह देंगे या फिर अब थोड़ा सा इससे किनारे हो लेना चाहिए? अभिषेक जी, कल का लो या येस्टरडेज प्रीवियस लो अगर शेयर उसके नीचे ट्रेड करने को स्टार्ट कर सकते हैं तो आज के डेट में तो आप डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। पिछले 2 दिन से काफी हाई वॉल्यूम सेलिंग देखी गई है और एक से मतलब फ्राइडे के दिन, ट्यूसडे के दिन जो वॉल्यूम थी वो वेडनेसडे दिन उससे ज्यादा हो गई है। स्टॉक दोनों ही दिन नीचे के डे में क्लोजिंग दिया है। अगर कल के लो को ब्रेक करता है आज आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अगर जिसे लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है तो 14,800 के ऊपर, जैसे मैंने आपको मंडे के दिन भी बोला था, 14,800 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाए। इंट्राडे के लिए आप अगर कल का लो ब्रेक करते हैं डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका करीबन 300 या 400 रुपए के आसपास होना चाहिए, अराउंड 14,500 लेवल, 350 रुपए। टारगेट भी सिमिलर हो सकता है आज के दिन पे। ठीक है, डिक्सन टेक आप यहां से शॉर्ट के बारे में भी शेयर को सोच सकते हैं। बिरला सॉफ्ट में कल हमने बहुत ही शानदार तेजी देखी और बढ़िया इसमें लॉन्ग एडिशन हुए हैं। बिरला सॉफ्ट में 450 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए हैं। किरण जी एक बार जरा चेक करके बताइए बिरला सॉफ्ट के अगले टारगेट क्या होंगे और क्या नई तेजी करनी है इस लेवल पर? तो हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से और तेजी बन सकती है। आप देखोगे तो 900 से स्टॉक ऑलमोस्ट 450 यानी कि 50% करेक्शन हमने देख लिया है। अब वापस ही 50% करेक्शन के बाद स्टॉक हायर ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली अपनी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस लाइक 20, 50 एंड 100 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। साथ ही साथ आप देखोगे तो जो इसका मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी बुलिश जोन के अंदर है। सो देयर आर हाई चांसेस कि हम यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं बिरला सॉफ्ट के अंदर। सो करंट मार्केट प्राइस या कोई भी टिप आता है टुवर्ड्स 440, 430 हमें लॉन्ग करना चाहिए। 420 का एक स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 500 प्लस तक के भी टारगेट आप देख सकते हो। तो एक पोजिशनल बेट बिरला सॉफ्ट में डेफिनेटली ले सकते और उसके ऊपर के लेवल्स बिरला सॉफ्ट पर नजर आ सकते हैं। लेकिन जून सीरीज की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार की शुरुआत पर नजर डालते हैं और विदेशी बाजार से भले ही संकेत मिले जुले हो लेकिन भारतीय बाजार तेजी के साथ खुलने की तैयारी करते हुए निफ्टी में 72% के रोल ओवर्स हमने देखे। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 65% के रोल ओवर्स नजर आए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक ये पूरा का पूरा महीना कह सकते हैं सेक्टोरल चर्निंग के नाम रहा और काफी हद तक सेक्टोरल चर्निंग जो है लगभग सारे सेशंस में देखने को मिली। ऐसी कोई थीम, कोई सेगमेंट्स पकड़ में
आए उससे ठीक पहले सेक्टर्स जो हैं वो बदल जा रहे थे। लेकिन चलिए, जो खबरें आज के सत्र के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जियो फाइनेंस पर नजर रखें। जियो पेमेंट्स बैंक के साथ उन्होंने करीब 200 करोड़ का निवेश किया है। हो सकता है कि न्यूज़ फ्लो का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक पर अब रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे। जियो फाइनेंस का स्टॉक कल के सत्र में भी एक्शन में देखने को मिला था। इसके अलावा टेक्समैको रेल पर नजर रखनी चाहिए। कैमरून की कमाल्को से कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और 535 करोड़ का ऑर्डर है। और इसी खबर के दम पर देखिए, प्री ओपन में भी हम देख रहे हैं करीब 6% की गेंस के साथ तेजी पर ये स्टॉक खुलने की तैयारी करता हुआ। इसके अलावा केएनआर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, ये स्पेस जो है लगातार फोकस रेडार पर है और इस कंपनी को भी करीब 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर विन के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। पावर स्टॉक्स पर खास तौर से नजर रखें क्योंकि महाराष्ट्र को सरकार ने सस्ती बिजली का तोहफा दिया है। पहले साल 10% बिजली की दरें जो है वो उसमें कटौती होते हुए दिख सकती है। न्यूज का एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है हो सकता है आज बाजार खुलने पर पावर सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखे। इसके अलावा JSW एनर्जी, NHPC जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर कुछ डेवलपमेंट्स और करार हुए हैं जिसके चलते ये फोकस रेडार पर रहेंगे। सेक्टर वाइज IT सेक्टर, डिफेंस का खेमा, इन तमाम पर आज के सत्र में फोकस होना चाहिए। और ये खुलते हुए बाजार 56,667 के स्तर पर हल्की ही सही लेकिन तेजी के साथ 50-60 अंकों की मजबूती पर बैंक निफ्टी की शुरुआत। इसी तरह की तस्वीर 25,285 यानी 25,250 के लेवल को पार करते हुए निफ्टी येट अनदर डे हम देख रहे हैं करीब मजबूती के साथ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को से आगे निकलता हुआ 25,250 के पार इस वक्त कामकाज। 100 अंकों की मजबूती 82,845 के स्तर पर सेंसेक्स में इस वक्त ट्रेड। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा इस वक्त भारी। 1582 एडवांसेस के सामने महज 354 डिक्लाइन इस वक्त आपको नजर आएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स ये 5वां सेशन है जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में हम हरे निशान के साथ कामकाज देख रहे हैं। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से भले ही उतार चढ़ाव हो लेकिन क्लोजिंग मिड कैप इंडेक्स की मजबूती के साथ हो रही है और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट से अच्छा खासा एक्शन है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें इस वक्त भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HUL, SBI, ITC जैसे काउंटर्स हैं जहां से तेजी हाथ लगी है। अच्छी मजबूती के साथ कामकाज और कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। ICICI बैंक, टेक महिंद्रा, TCS, UPL, डिविज लैबोरेटरीज जैसे काउंटर्स हैं जहां से इस वक्त बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। कंजम्पशन का खेमा, नेस्ले पर एक नजर होनी चाहिए। कल के सत्र में भी FMCG पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स उनकी राय रख भी रहे थे और आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे कंजम्पशन पैक में नेस्ले इन पर्टिकुलर HUL पर नजर रखें। कंजम्पशन के सेक्टर पर निफ्टी FMCG इंडेक्स में मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिला है। इसके अलावा भी थोड़ी देर पहले डिफेंस का खेमा, उसकी बात हम कर रहे थे। BEL, BDL, HAL ये तमाम स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। BEL में तो हरे निशान के साथ इस वक्त कामकाज जो है खुलता हुआ नजर आया है। शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी नजर रखेंगे। 1.25% की तेजी BEL के चार्ट्स में इस वक्त रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में करीब 2% की मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैसगांव, डॉक, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में भी अच्छे खासे एक्शन के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। निफ्टी रियल्टी और साथ ही निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें, यहाँ पर भी डिफेंस स्टॉक्स HAL सबसे आगे खड़े हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा सीमेंट पैक पर नजर रखें। कुछ तमाम सीमेंट प्लेयर्स जैसे श्री सीमेंट में मजबूती की चाल इस वक्त नजर आएगी। और JSW एनर्जी जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम कर भी रहे थे, JSW एनर्जी और NHPC दोनों पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि 300 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड प्लांट लगाने के लिए कंपनियों के बीच करार होने की खबर आई है। इम्पैक्ट है हरे निशान के साथ एटलीस्ट 0.5% गेन्स की कोशिश दोनों ही स्टॉक्स इस वक्त करते हुए आपको नजर आएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन कहाँ है? मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेसेस की अगर बात करें इस वक्त आप देखेंगे एस्कॉर्ट्स के स्टॉक में अच्छा एक्शन है। शिप बिल्डिंग स्पेसेस हैं, कुछ तमाम बैंक्स हैं, छोटे मझौले, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एस्ट्रल के चार्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए। 1.5% की तेजी और साथ ही रेलवे काउंटर्स में RVNL का स्टॉक 1.25% की तेजी के साथ ट्रेंड करता हुआ। टेक्समैको रेल पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि बड़ा ऑर्डर कंपनी को 550 करोड़ का करीब मिला है। उसके चलते एक इम्पैक्ट टेक्समैको रेल पर पड़ रहा है या नहीं इस पर नजर होनी चाहिए। और 7% की
तेजी 186 के स्तर पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आगे बुलेटिन में हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे रेलवे स्टॉक्स पर। पिछले दिनों हमने देखा भी था रेलवे का किराया जो है उसमें बढ़ोतरी की खबर, उस पर हमने स्पेशल सेगमेंट, उसके बाद स्पेशल शो भी आपके सामने रखा था। कंज्यूमर्स के लिए सारे हक की बात ईटी नाउ स्वदेश लगातार उठाता है, लेकिन तब आईआरसीटीसी के चार्ट्स पर नजर थी, आईआरसीटीसी पर भी इम्पैक्ट इसका पड़ता हुआ। और रेलवे स्टॉक्स इस वक्त फोकस रेडार पर जरूर हैं। कल के सत्र में भी अच्छा खासा एक्शन था और आज भी हम देख रहे हैं रेलवेज की चाल जो है मजबूत नजर आ रही है। एनएसई इंडेक्सेस ट्रैकर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आईटी सेक्टर में मजबूती का रुझान है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप। बैंक निफ्टी बस देखते देखते लाल निशान में तब्दील हुआ है, बट अदरवाइज निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप में हरे निशान के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। मार्केट का हीट मैप आपके सामने है। इसमें डिफेंस, कंजम्पशन, फाइनेंशियल, टेलीकॉम, भारतीय एयरटेल का जिक्र भी किया था हमने, स्टील पैक, ये सारे सेगमेंट्स हैं जहां से हम देख रहे हैं स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर हैं। बैंक निफ्टी का हीट मैप आपके सामने है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स है जहां पर मजबूती इस वक्त देखने को मिली है। ऑन दी फ्लिप साइड लार्जर बैंक्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से बिकवाली हाथ लगी है। एफएमसीजी का हीट मैप भी देख लीजिए, अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। और मेटल, ऑटो और एफएमसीजी ये तीन सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एनर्जी, फार्मा और आईटी ने बैक सीट ली है। और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी हम देख रहे हैं स्लो मोमेंटम है, लेकिन फार्मा, एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटो और मेटल ये क्षेत्र हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर अच्छी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए, बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की बाइंग इंटरेस्ट देखने के बाद फ्रिजल आउट होते हुए गेन जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी अपने आप को संभालने की लगातार कोशिश करता हुआ 25,250 के पार इस वक्त अब भी खड़ा है। बैंक निफ्टी इस वक्त बिकवाली झेल रहा है। इंडिया विक्स 12-13 के लेवल्स पर, यानी कि कंफर्ट लेवल्स के पास ही है। 0.5% गेन जरूर दिखेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 13 to 14 के लेवल्स जो हैं इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर वॉलेटिलिटी के लिए कंफर्टेबल है और भारतीय बाजार के लिए भी ठीक है। तो बाजार की सधी हुई शुरुआत कही जाएगी, लेकिन चलिए इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं और उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं अभी ये जानते हैं। तो बाजार की हम देखने की शुरुआत मतलब सधी हुई है और निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है हरे निशान में लौटने की। निफ्टी की जो तेजी है 60 अंकों की है। 25,300 के ऊपर तो निकल गया है। 25,325 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो फिर तेजी की आप उम्मीद यहां से और आप करके चल सकते हैं। बीएल में आज तेजी लौटी है, 1.25% ऊपर है। इनक्रेड की एक रिपोर्ट भी आई थी 2 दिन पहले। बीएल को और एचएल को उन्होंने अपनी टॉप पिक में शामिल किया था और 25-30% अपसाइड की उम्मीद जताई थी। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, शरण है और किरण है और सचिन गुप्ता हमारे साथ हैं। शुरुआत करेंगे शरण जी आपसे, बताइए क्या ओपनिंग ट्रेड लेना चाहिए आपके हिसाब से? तो पहला स्टॉक रहेगा अभिषेक जी, जियो फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। आज का ट्रेड डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेड रहेगा। तो जियो फाइनेंस का आप जून फ्यूचर खरीदिए करंट मार्केट प्राइस पे। स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपया नीचे 303.50। टारगेट भी सिमिलर 4 रुपया ऊपर रहेगा 311.50 और 315 के लेवल्स के लिए। अगर किसी लॉन्ग टर्म लेके भी जाना है या जुलाई फ्यूचर्स में कन्वर्ट करके भी जाना है, अच्छा लग रहा है। बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे है स्टॉक। निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और 310 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो आपको काफी बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा आज के लिए डॉक्टर रेड्डी। एक कॉन्ट्रा कॉल है, नेगेटिव न्यूज भी आई थी और उसके बावजूद स्टॉक नीचे के लेवल से अच्छा हैमर कैंडल बनाते हुए चल रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी में मैं आपको कैश में बाय करो 1330 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा आज का डे लो अराउंड 1315 के लेवल्स पे। टारगेट भी सिमिलर रहेगा 1345 एंड 1360 के लेवल्स के लिए। ठीक है, 1345, 1360, 1345, 1360 के टारगेट होंगे डॉक्टर रेड्डीज के लिए। 1315 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा जो शेयर है जियो फाइनेंस, हम बातचीत कर भी रहे थे कि 300 रुपए के ऊपर तो आ गया है, आगे कितनी स्टीम दिखेगी। आज ये शेयर है निफ्टी का टॉप गेनर, 1.5% से ज्यादा की मजबूती हम देख रहे हैं।
आप इसमें 311 और 315 की टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 310 के अगर ऊपर ये निकलता है तो आप बड़ी तेजी की उम्मीद कीजिए, ऐसा शरण का मानना है। सचिन जी, आपके ओपनिंग ट्रेड क्या है? बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना तेजी बढ़ रही है। निफ्टी बैंक तो हरे निशान में आ गया है और निफ्टी के भी जो तेजी 80 अंकों के आसपास की हो गई है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल यहाँ पर मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा वो वोल्टास पे रहेगा। हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से एक रिवर्सल इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो एक रिवर्सल फॉर्मेशंस बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है और मुझे लगता है कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बनाता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है आज के ट्रेडिंग सेशंस में इंट्राडे में स्पेसिफिकली एक अच्छा मूव हमें वोल्टास में देखने को मिल सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1303 1303 रुपए का। पहला टारगेट होगा 1370, उसके ऊपर निकलता है तो 1390 रुपए तक के भी टारगेट्स जो है वो हमें वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। इसके ठीक है, 1303 रुपए का स्टॉप लॉस और 1370 का 1390 का टारगेट होगा वोल्टास के लिए। वोल्टास वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में फिलहाल शामिल है और तेजी है 0.25% के आसपास की। निफ्टी 25,350 की तरफ ये बढ़ चला है, करीब 90-100 अंकों के आसपास की तेजी हो गई है। और निफ्टी बैंक है 56,675 पर, तेजी थोड़ी सी कम है। कल से हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक का जो मूव है ना निफ्टी के मुकाबले उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि निफ्टी में अभी भी गुंजाइश है अपने ऑल टाइम हाई टेस्ट करने को, वहां से थोड़ी दूरी है। निफ्टी बैंक तो कितनी दूर अब रह गया है, मुश्किल 300-350 पॉइंट के पॉइंट की दूरी है ऑल टाइम हाई से। ठीक है किरण जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं अभी? आप क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? जी, हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही हमें बने रहना चाहिए। तो जिस तरह से रिलायंस हमने सुबह डिस्कस किया था तो वो तो हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन दूसरे जो लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक बैंक के अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। नो डाउट अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स, बट इसके अंदर वी कैन लुक अराउंड एक्सिस बैंक। अगर आप एक्सिस बैंक का चार्ट पैटर्न देखोगे तो कल के सत्र में हमने करेक्शंस देखा था, लेकिन आज वापस अपने लो से रिवर्स हो रहा है। 1210 1220 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हमें लग रहा है कि एक्सिस बैंक के ऊपर लॉन्ग करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। 1204 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, अगर 1204 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में वापस ही 1245 1250 तक के लेवल एक्सिस बैंक के अंदर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक में आपके लिए तेजी की सलाह है। किरण जी के हिसाब से आधे % ऊपर फिलहाल शुरुआत की है। 1218 रुपए का भाव दिखेगा। मार्केट एक बार फिर से नजर डालते हैं। निफ्टी करीब 90 अंकों पर, निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी तेजी और बढ़ी, लेकिन वो सस्टेन कर नहीं पाई। 25-30 अंक ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में डाइवर्जेंस साफ हमें दिखाई दे रहा है। और कल के सत्र में हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट तो मिल रहा था, लेकिन वो सपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक से गायब था। आज हम देख रहे हैं कि जो थोड़े से ना नीचे खींचने का काम कर रहे हैं, उसमें एसबीआई का शेयर थोड़ा कमजोर है। फेडरल बैंक में थोड़ी नरमी है, कोटक बैंक में हम देख रहे हैं कि गिरावट है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये शेयर चल रहे हैं। 12 में से 6 शेयर तेज हैं और 6 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इसी के चलते आपको निफ्टी बैंक थोड़ा एक रेंज में दिखेगा और ऊपरी स्तर पर सस्टेन करने में इसको दिक्कत भी दिखाई देगी। केएनआर कंस्ट्रक्शन, इसके लिए खबर अच्छी आई थी, 4,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर की खबर थी, तो ये शेयर आज अच्छे से चल रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में कुछ और शेयर भी मूव कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन स्पेस से जुड़े हैं। दिलीप बिल्डकॉन, ये 500 रुपए के ऊपर ये निकला है शेयर। आज 2% के आसपास की तेजी के साथ ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर एक बार व्यू चाहिए आपसे सचिन जी। दिलीप बिल्डकॉन कैसा लगता है आपको शेयर? ये वेल एक अच्छा रिवर्सल तो देखा है लोअर साइड में करीब 484-85 के आसपास के लेवल से। और ओवरऑल अगर हम देखें तो अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस जो कि 200 और 100 डेज के हैं, उसके ऊपर ही स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। प्रीवियसली एक अच्छा रनअप देखा था, बट हायर साइड से स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी और उसके बाद में इट मेड अ लो नियर अराउंड 484-85 के। तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी है, अलॉन्ग विद द वॉल्यूम है। साथ ही साथ में आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। मुझे लग रहा है एक मोमेंटम जो है वो इंटैक्ट रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 और 2 डेज के लिए भी। और ऑन द हायर साइड में जो इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं स्टॉक के, वो करीब 540-550 तक के लिए नजर आ रहे हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा, उस केस में अगर कोई बाइंग करंट मार्केट से लेता है तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है, वो रहेगा 484 का।
484 484 का स्टॉप लॉस और यहाँ से ऊपर के टारगेट्स नजर आते हैं। 2.5% की तेजी दिलीप बिल्डकॉन में इस वक्त देखने को मिली है और यहाँ से फर्दर अपसाइड भी विजिबल है। इस बीच 25,300 के पार निफ्टी पहुंचता हुआ और सेंसेक्स पर भी नजर डालें क्योंकि सेंसेक्स भी 83,000 के पार। बाजार में शुरुआती तेजी काफी अच्छी और स्ट्रांग नजर आ रही है। बैंक निफ्टी थोड़ी सी थकान जरूर महसूस की लेकिन उसके बाद वापस संभलते हुए बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। 56,690 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में भी इस वक्त देख रहे हैं हमारे निशान के साथ कामकाज। बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप की तस्वीर कैसी नजर आ रही है, इस पर भी एक टेक और एक नजर जरूर डालनी चाहिए क्योंकि छोटे मझोले स्टॉक्स लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों ही एनएसई और बीएसई पर अगर आप देखेंगे एडवांसेस जो हैं वो ज्यादा है डिक्लाइन से, तो एडवांसेस का पलड़ा भारी। 300 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 83,000 के पार नए लेवल्स छूता हुआ मार्केट। और अगर आप देखेंगे अक्टूबर 2024 में इस तरह के स्तर निफ्टी में नजर आए थे, उसके ठीक बाद 25,300 यानी कि 25,200 के पार के लेवल्स जो हैं हमने कल देखे थे और आज वहां से आगे बढ़ता हुआ मार्केट। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं बाइंग है लेकिन आज बेंचमार्क्स वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तारीफ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की पहले होनी चाहिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और टेक्समैको रेल के चार्ट से एक बार देखते हैं। हमारे खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट में शामिल रहा। हेडलाइंस में भी हमने आपको बताया था कि टेक्समैको रेल पर नजर जरूर रखिएगा। ऑर्डर विन के चलते स्टॉक में एक इम्पैक्ट नजर आ सकता है। 535 करोड़ का ऑर्डर कमाल्को सा से कंपनी को मिला है। कैमरून की कंपनी है जिससे कंपनी को ऑर्डर मिला है, इसी के चलते 7% की तेजी चल गया है शरण। लेकिन बिग शो ऑफ द डे एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी है टेक्समैको रेल और इसके अलावा भी रेलवे काउंटर्स पर अगर आपकी कोई राय है तो मानसी जी, मुझे लग रहा है स्टॉक ने ओपन हाई आज के रेट में बना है, तो मुझे लग रहा है आगे चल के आप थोड़ी और गिरावट भी देख सकते हैं। स्टॉक अराउंड 180 के लेवल्स रीटेस्ट कर रहा है। अगर जिसे बना है नीचे के लेवल्स पे, आई थिंक एक बार आप प्रॉफिट बुक करें, काफी अच्छी न्यूज है। अच्छी न्यूज पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। 180 और 175 के लेवल्स भी स्टॉक दिखाई देता है, वहां पे कंसोलिडेट करके आप मूव कर सकते हैं। मैको पर ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ। कल के सत्र में केमिकल प्लेज में अच्छा एक्शन नजर आ रहा था। तेजी के साथ केमिकल स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेंड कर रहे थे। आज के सत्र में भी केमिकल स्पेस पर एक नजर होनी चाहिए। एसआरएफ में हम देख रहे हैं तेजी के साथ कामकाज है। आरती इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन के चार्ट्स को भी एक बार रिविजिट करते हैं। केमिकल स्पेस जो है इस वक्त फोकस रेडार पर जरूर है। सचिन, गुड मॉर्निंग टू यू। आपकी राय क्या होगी केमिकल स्टॉक्स पर? वेल देखा जाए ओवरऑल तो एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा हमने। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस जो है वो कंटिन्यू बना हुआ है। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर केमिकल सेक्शन में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली स्टॉक की, तो एसआरएफ मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा। एसआरएफ के अंदर अगर हम देखें डेली चार्ट्स पर एक अच्छा मोमेंटम इंटैक्ट है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आया। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर मोमेंटम है। आफ्टर मेड अ लो नियर अराउंड 3000 के आसपास का जो लो टेस्ट किया था उसके पास में सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक के अंदर रिवर्सल है और मुझे लग रहा है ये मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा ऑन दी हायर साइड में। तो एसआरएफ में बिल्कुल 3100 जैसे ये लेवल सरपास होते हैं ऑन दी हायर साइड में, मुझे लग रहा है करीब 3250 तक के लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी पोजीशंस में है, मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल होल्ड करके चलिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे और वो रहेगा 3030 3030 रुपए का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 3200 3250। इसके अलावा दूसरा स्टॉक अगर मैं बात करूं तो आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी अटेम्प्ट किया है स्टॉक ने। हालांकि अभी के लिए अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइसेस करीब 200 डीएमएस के आसपास में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके ब्रेकआउट होंगे 480 के ऊपर। मुझे लगता है जैसे ये लेवल सरपास होते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे 480 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो नियर टर्म में करीब 500 510 वो लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। सो यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए 480 के ऊपर बाय करना है, बट जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं पोजीशंस उनके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा 452 का। सो जो लोग ऑलरेडी पोजीशन में 452 के स्टॉप लॉस के वेट कर सकते हैं। ठीक है, 452 के स्टॉप लॉस के साथ आरती इंडस्ट्रीज में आप बने रहिए। 1% के आसपास की तेजी फिलहाल दिखेगी। निफ्टी बैंक दोनों में 110 अंकों के आसपास की तेजी है और 25,350 के ऊपर निकल तो गया है निफ्टी। तेजी अच्छी हो रही है और अच्छी चीज ये नहीं कि सारी की सारी तेजी आपने स्क्रीन पर देखी। हम कह भी रहे थे कि जितना नीचे खुले मतलब गैप से खुलना ना आजकल अच्छी चीज नहीं है वो।
कम नीचे खुले, नेगेटिव संकेत कोई बाजार के लिए ऐसा है नहीं, तो मौके लोगों के लिए मिल जाते हैं। 25,350 के ऊपर निफ्टी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,700 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। और आईटी वाले शेयर थोड़ी आज हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग के शिकार हो रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस में नरमी है, टेक महिंद्रा का शेयर कमजोर है, और कंजम्पशन में ट्रेंट और हीरो मोटो थोड़ी सी नीचे आपको आकर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन व्यू चाहिए एक शरण जी आपसे बजाज फाइनेंस पर। हमने देखा कि स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ, शेयर का भाव 1/10। उम्मीदें यही थी कि वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर उसके बाद रिटेल का पार्टिसिपेशन भी तगड़ा आएगा। अब 900 रुपए तक ये शेयर थोड़ा फॉल करके हम देख रहे हैं कि लगातार 4-5 सत्र से चल रहा है, 950 रुपए के भाव हो गए। बजाज फाइनेंस क्या जल्दी हम शुरू करेंगे कि 1000 रुपए के टारगेट के लिए टारगेट की तैयारी कर देनी चाहिए? क्या व्यू है आपका? तो अभिषेक जी, मैं इस पे आपको टेक्निकल और थोड़ा फंडामेंटल भी व्यू दे देता हूँ। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आ रहा है, तो बजाज फाइनेंस भी सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है, तो उसको लेते हुए थोड़ी एक्साइटमेंट आपको वैसे भी स्टॉक में देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन फ्रंट पे 6 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, जो बहुत ही महंगा है अपने पीयर्स से। इनके पीयर्स 3.5 से 4 गुना के बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। तो फंडामेंटली आपको बता दूं, एक बार काफी बहुत ही एक्सपेंसिव है और लायक भी है, क्योंकि सब फंडामेंटल पीयर्स को एकदम हर पैरामीटर पे आउट परफॉर्म भी करता है काफी बड़े मार्जिन से। अभी टेक्निकली बात कर देता हूँ, 970 के ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, 970 के ऊपर क्लोजिंग दिया डेली बेसिस पे या 15 to 30 मिनट के एक कैंडल में, तो आपको स्टॉक में काफी अच्छी मूवमेंट 1000, 1100, 1200 के भी लेवल्स दिखा सकते हैं। और ओवर मुझे लग रहा है अभी एक बार 970 के लेवल्स के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो वहां पे जाके स्टॉक एक बार आपको रुकते हुए या कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देगा। अभी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन नहीं रहा है कि मैं स्टॉक में आपको बोलूं न्यू एंट्री लेवे, इसलिए रिस्क मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क थोड़ा बड़ा हो रहा है, टारगेट थोड़े छोटे हो रहे हैं, तो इस समय जिसने पोजीशन बना रखी है उनके लिए डेफिनेटली एक होल्ड की राय रहेगी। बाकी न्यू पोजीशन बनाने की मैं राय नहीं दूंगा। एचडीबी फाइनेंशियल को लेके, आईपीओ को लेते इस पे थोड़ी एक्साइटमेंट रहेगी आने वाले 2-3 दिन में। ठीक है, एक्साइटमेंट रहेगी बजाज फाइनेंस को लेकर। 2.25% ऊपर निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शामिल है। लेकिन एक कंपनी की लिस्टिंग हुई कल, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस की। हालांकि 18 स्वदेश ने उस पर आपको अवॉइड की राय दी थी, और उसी तरह हमने देखा कि कल वीक लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग होने के बाद ये शेयर 15% तक गिरा, 222 रुपए के आसपास का इशू प्राइस था, और उसके बाद देखिए अब ये शेयर गिर के हो गया 180 रुपए के आसपास का। तो कल कल तो लिस्टिंग हो गई, लेकिन उसके पहले ही 18 स्वदेश ने आपको बता दिया था कि इसमें पैसे नहीं लगाने हैं। अवॉइड की रेटिंग आई थी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। क्या कहा गया था और किस तरह का एक्शन हमने देखा, एक बार ये इसकी झलक देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को जो है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है लार्जली कंपनी जो है वो। तो अगर 9 मंथ में अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ भी है, तब भी आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लेवल पर जो है लॉस है। उसकी वजह यह है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेनिफिट को खाता नजर आ रहा है। You are actually, I think, charging a premium of almost, I think, 48 times to the EBITDA, and I guess, I think that's where probably one is not fully comfortable about paying that kind of a premium. 18 स्वदेश की रिकमेंडेशन ये थी कि आपको अवॉइड करना है, और देखिए बीएसई पर 5.5% के डिस्काउंट के साथ 209 रुपए पर यह शेयर लिस्ट हुआ, और लिस्टिंग के बाद हम देख रहे हैं कि गिरावट इसमें बढ़ रही है, और अवॉइड की रेटिंग थी 10% नीचे। अभी ये शेयर है 200 रुपए के आसपास आ गया, 222 रुपए वाला शेयर। 13% आप देख सकते हैं, उससे भी ज्यादा हम देख रहे हैं। फिलहाल 15% के आसपास हम देख रहे हैं। लिस्टिंग के बाद स्टॉक टूट चुका है। तो कल भारी गिरावट का शिकार हुआ एरिस इंफ्रा, और अब तो देखिए 180 रुपए के नीचे के इसके भाव हैं। तो 18 स्वदेश की सलाह पर जिसने अमल की होगी उनके पैसे निश्चित तौर पर बचे होंगे। हमारा मकसद भी यही है कि आपके पैसे तो बढ़ाए जाएं, लेकिन जहां पर जोखिम है उनको लेकर भी आगाह किया जाए, और बाजार में आपको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए अपनी तर्कों के माध्यम से, अपनी सलाह के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं।
कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार में देखने की तेजी है और तेजी बढ़ने के संकेत भी इंडेक्स दे रहा है। अब थकान कोई खास नहीं दिख रही है। आप बताइए स्टॉक्स में आपके हिसाब से ये मौके कहां पर है? तो मेरे अनुमान से आई थिंक यहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स अच्छा ट्रेड बन सकता है। HDFC AMC एक चार्ट है जो 5000 के लेवल्स को काफ़ी कन्विंसिंगली क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एक बाय ट्रेड बन सकता है HDFC AMC पे। 5200 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आ चुका है तो मैं स्टॉप लॉस को रिवाइज करूंगा। 5050 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं HDFC AMC पर। आज बजाज फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मूव स्टार्ट हुआ है। ये एक इंडिकेटर है कि शायद बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ये दोनों ही स्टॉक्स अपने रेंज ब्रेकआउट के बाहर वापस आ जाएंगे, तो मैं बजाज फाइनेंस पे बाय कॉल दूंगा। यहाँ पे रख सकते हैं 970 का, स्टॉप लॉस 930 का। ओके कुणाल, गुड मॉर्निंग। AB कैपिटल पर आपकी नज़र थी और पिछले एक महीने में 25% तक के रिटर्न्स दिखाएं। आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साथ ट्रेंड करता हुआ। यहाँ पे लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट नजर आते हैं आपको? तो मेरे अनुमान से नेक्स्ट अभी साइकोलॉजिकल लेवल जो 300 होना चाहिए AB कैपिटल के लिए। तो हालांकि स्टॉक थोड़े से एक स्लाइट ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टॉक जब थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाता है तो यहाँ पे माइल्ड करेक्शन, थोड़ा टाइम वाइज पॉज आ जाता है स्टॉक में। बट जो नेक्स्ट लेवल है जो मैं देख रहा हूँ स्टॉक पे वो है 300 का लेवल्स, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक इस लेवल को क्रॉस कर ले, अगर मार्केट का मोमेंटम भी बरकरार रहे। और मेरा ऐसा मानना है कि 255 260 का एक अच्छा सॉलिड बेस बन चुका है स्टॉक में। तो अगर कोई भी गिरावट या छोटी सी डिप या करेक्शन होती है तो उस लेवल्स के आसपास सपोर्ट रखकर मेरे अनुमान से बाइंग की जानी चाहिए। ओके, सो ये रहा AB कैपिटल पर। कुणाल, सीमेंट पैक्ट पर आपका टेक क्या है? क्योंकि सीजनलिटी फैक्टर को अगर ध्यान में रखें तो ये कहा जाता है कि मानसून के आसपास सीमेंट सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा और उसके आगे करेगा, लेकिन एक रेंज में ही इस वक्त ये सेक्टर फिलहाल देखने को मिला है। इंडिया सीमेंट, श्री सीमेंट, आज के सत्र में हम देख रहे हैं कुछ तेजी के साइंस हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी है, क्या ये सोच सही है कि मानसून के बाद एग्जिट के बारे में सोचा जाए या फिर इस वक्त किसी भी सिनेरियो में निकल सकते हैं, क्योंकि एक रेंज में ही ये स्टॉक्स रहते हैं? जी हाँ, आई थिंक तो बहुत बार ऐसा होता है मानसी के एक स्टॉक की या एक सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीमेंट स्टॉक्स की अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की हिस्ट्री देखें तो काफ़ी सारे सीमेंट स्टॉक्स, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट एक्सेट्रा, ये काफ़ी सारे स्टॉक्स 3x 3 बैगर 5 बैगर हुए हैं अपने 10 ईयर रिटर्न्स में। तो हालांकि हम जब मार्केट्स में कंपेयर करें, हाई बीटा सेक्टर से कंपेयर करें तो ये शायद एक एवरेज रिटर्न कहा जाएगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी सेक्टर्स या काफ़ी स्टॉक्स जिनको ब्रेकआउट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे अनुमान से सीमेंट सेक्टर एक ऐसा ही स्पेस है जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल से ब्रेकआउट को सस्टेन करके वहाँ पे बिल्ड करना ट्रेंड को। हालांकि ये चार्ट्स जब चलते हैं तब हम कहते हैं कि इनमें एक साइक्लिकल अपट्रेंड आता है, जहाँ पे जो अपट्रेंड होता है वो महीनों लास्ट करता है सीमेंट स्टॉक्स में। तो मेरा व्यू इनफैक्ट बुलिश रहेगा लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स पर, अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट पर। बट मेरा मानना है कि ये वो टाइप के ट्रेडर होते या इन्वेस्टर होते जिनकी अवधि लंबी होती है, उन्हें इन सेक्टर्स में, इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अल्ट्राटेक को लेकर ये व्यू हो गया। आज हम देख रहे हैं कि केमिकल और एग्रो केमिकल वाले स्पेस में ना कुछ शेयर चल रहे हैं और एक राय लेते हैं जरा UPL के शेयर पर। UPL हम देखते हैं कि बार बार जब ये 650 रुपये के आसपास जाता है ना, वहाँ पर सप्लाई आ जाती है और शेयर थोड़ा सा गिरावट का शिकार हो जाता है। रेंज भी इसकी काफ़ी डिफाइंड रही है। UPL को लेकर सचिन जी आपका व्यू क्या है? कुछ सत्र की हमने तेजी देखी, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि 2-2.5% के आसपास की गिरावट है। क्या यहाँ से शॉर्ट करके पैसे बना सकते हैं UPL में? वेल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और ये रेंज डिफाइन है वेरी करीब 650 ऑन द हायर साइड, वाइल ऑन द लोअर साइड में लाइक अच्छे सपोर्ट भी इंटैक्ट हैं स्टॉक के, विच इज नियर अराउंड 625 के आसपास में। और एग्जैक्टली वो 100 DMS के लेवल्स हैं जिनको काफी रिस्पेक्ट करता हुआ ऑन द लोअर साइड में स्टॉक नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर शॉर्ट बनाना भी है तो 625 ये लेवल्स ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, बिकॉज अगर ये फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी अराउंड 605 और 590 तक के लिए स्टॉक को स्लिप होने की। सो करंट मार्केट प्राइस से मेरे सबसे वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए। लोअर साइड में 625 अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते तो डेफिनेटली एक शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता स्टॉक। ठीक है, 625 अगर ब्रेक होते हैं तो आप इसमें शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल 2.5% के आसपास की गिरावट से थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो फिर कंफर्ट आ जाएगा शॉर्टिंग को लेकर। JSW स्टील
छोटी छोटी तेजी हम देख रहे हैं कि 1,000 रुपए के ऊपर इसमें हो रही है। आज थोड़ी सी बाइंग इसमें दिख रही है और मैं रोलओवर के आंकड़े देख रहा था, अच्छे से इसकी पोजीशन रोल हुई सीरीज में। 94% के रोलओवर तो अब तक हैं इसके जेएसडब्ल्यू स्टील के। अगली सीरीज के लिए क्या अपने सौदे रोल करें कुणाल जी? क्या भी होगा आपका जेएसडब्ल्यू स्टील पर? और किसी को मान लीजिए कैश में बाई करना हो तो क्या लेवल ठीक है ये? आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील से ज़्यादा थोड़ा बेटर स्टॉक है टाटा स्टील, या फिर ट्रेडिशनल स्टॉक्स में अगर हम देखें तो हिंडाल्को और जिंदाल स्टील, ये थोड़े से बेटर चार्ट्स है। जेएसडब्ल्यू स्टील एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रह चुका है पहले भी, बट लास्ट 1 वीक या 1 मंथ या 2 मंथ बैक जब इसमें कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया था, उसके बाद जो इसका ट्रेंड था वो काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका था। इसकी जो कोरिलेशन थी सेक्टर से वो ड्रॉप हो गई थी। तो मेरा मानना कि एक स्टॉक थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सेक्टर में तेज़ी आती है तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक एवरेज परफॉर्मर रहेगा, ना कि एक आउट परफॉर्मर रहेगा। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है टाटा स्टील एक बेटर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, टाटा स्टील एक बेटर चार्ट है। टाटा स्टील के लिए एक पॉजिटिव खबर भी आई थी। लेकिन आज अगर हम रियल एस्टेट को देखेंगे तो रियल एस्टेट में ऐसा लग रहा है कि नहीं, प्रॉफिट टेकिंग चल रही है साफ साफ। आज भी कोई ऐसी खास राहत के संकेत आ नहीं रहे हैं। आप बड़ी कंपनीज देख लीजिए, डीएलएफ कमज़ोर है 1.5%, ओबरॉय रियल्टी कमज़ोर है, मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा कमज़ोर है, प्रेस्टीज में आप कमज़ोरी देखेंगे, और निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स करीब 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। शरण, ये रियल एस्टेट में हमने तेज़ी देखी है, और अगर पिछले 3-3.5 महीने की बात करें तो बढ़िया रफ्तार से ये शेयर चले थे। अब थोड़ा करेक्शन आ रहा है। कैसे प्ले करें रियल एस्टेट की इस चाल को? जिनको प्रॉफिट हो रहा हो वो निकल लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ दिन तक ये चलेगा और फिर से तेजी का मोमेंटम लौट आएगा इसमें? तो अभिषेक जी, रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, सब अपने वर्ज पे है एक न्यू ब्रेकआउट के लिए। ये आपको मौका है बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बनाने का पूरे सेक्टर में। जैसे बोलो डीएलएफ, ओबरॉय, प्रेस्टीज और बाकी सब क्षेत्र में मुझे लग रहा है आने वाले समय में रियल एस्टेट के फंडामेंटल रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। अभी अक्यूमुलेट कीजिए। मुझे लग रहा है थोड़े अक्यूमुलेशन या टाइम कंसोलिडेशन के बाद वापस आपको एक रैली देखने को मिल सकती है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में। ऐसी कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं दिखी है। यस, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग टाइम एंड अगेन आपको देखने को मिलता है, पर वही समय होता है आपको शेयर अक्यूमुलेट करने का। जिसने पोजीशन बनाई रखी है, मैं तो बोलो डेफिनेटली बनाए रखो, और बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी जरूर इसमें रखी है रियल एस्टेट सेक्टर में। एक बार एक सेक्टर जब ट्रेंड पकड़ता है, वो इतनी आसानी से वो ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है। थोड़े थोड़े डिप्स जरूर आते हैं, वही डिप्स पे आपको बाय करना है। न्यू मुझे लग रहा है पूरे रियलिटी सेक्टर एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रेडी होगा। मौका है, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढें और अपसाइकिल का ट्रेंड जारी रहेगा। कन्विक्शन रियल एस्टेट पर आज के सत्र में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स और रियल एस्टेट के काउंटर्स में बिकवाली हम देख रहे हैं। अगर आप पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को ऐड करना चाहते हैं तो आज का दिन है। आप एंट्री अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट मेजर्स और साथ ही छोटी मझौली कंपनियां भी, इनफैक्ट रियल एस्टेट के लिए जो नतीजों से पहले सेल्स ट्रेंड आते हैं वहां से ही एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस वक्त डिमांड है, और हर तरह के रियल एस्टेट की डिमांड फिलहाल है। इसी के चलते सेक्टर में अपमूव्स तो जारी रहेंगे। सचिन, आपसे एक टेक टेलीकॉम सेक्टर पर जानना चाहेंगे, और एयरटेल के स्टॉक को पुल अप करते हैं। मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, लेकिन कुछ तमाम न्यूज़ फ्लोज हैं। टेलीकॉम सेक्टर में हाई इनफ्लो है, और टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से कमेंट्स भी आए हैं। और ये कमेंट्स की अगर बात करें, टेलीकॉम मिनिस्टर का भी ये कहना है कि ड्यूओपोली जो है वो टेलीकॉम सेक्टर इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, और इंडिया एक ऐसा कह सकते हैं सेगमेंट है, इंडिया एक ऐसा इस वक्त देश है, द ओनली कंट्री जो कि टेलीकॉम के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आपकी राय टेलीकॉम प्लेस पर क्या होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस इस पर्टिकुलर सेक्टर पे है, और स्पेसिफिक प्लेयर्स ही जो है मार्केट में जो कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से चिंता थोड़ी सी जरूर है। बट अगर हम बात करें टेक्निकली स्पेसिफिकली, जैसे कि आपने पिक किया है भारतीय
आती है एयरटेल को। सो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और अगर हम देखें डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर स्टॉक जो है वो अपने हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर अगर हम चार्ट्स को देखें तो थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर होता हुआ नजर आया है। एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखिए तो गवर्नमेंट का जो कंसर्न है उसके चलते कुछ चिंता जरूर हो सकती है इस टाइप के पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेके। बट यस, अगर करंट मार्केट प्राइस पर अगर हम बात करें तो अभी भी जो है वो मोमेंटम इंटैक्ट है और मुझे लग रहा है कि लाइक कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। बट ओवरऑल ट्रेंड जो कि पॉजिटिव साइड में है तो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बिल्कुल इंटैक्ट रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को थोड़ा सा अगर प्रॉफिट में है तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अगर कोई बाइंग के लिए लाइक पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है पोर्टफोलियोज में जो स्टॉक्स हैं तो उनको बिल्कुल पोजीशंस अपनी इंटैक्ट ही रखनी चाहिए है तो इंटैक्ट रखे। ये पूरे सेक्टर के लिए लॉन्गर टर्म कन्विक्शन जो है वो बिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन श्रीराम फाइनेंस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। अच्छी तेजी के साथ श्रीराम फाइनेंस के चार्ट्स इस वक्त तो ट्रेंड कर ही रहे हैं और इस पर कुणाल आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें ओवरऑल लोन ग्रोथ सिनेरियोज जो हैं उसको लेकर फॉरवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट करें। एम्स एंड गोल्स हैं वित्त वर्ष 2026 तक 15% ओवरऑल लोन ग्रोथ जो है उसे लेकर जाने का लक्ष्य है। और इसके अलावा भी पिछले दिनों हमने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी स्टॉक को देखा था। श्रीराम फाइनेंस पर आपकी राय क्या होगी? मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस स्टॉक पे। हालांकि कह सकते हैं कि लास्ट 1-2 मंथ्स में स्टॉक ने कोई मेजर एक्टिविटी या प्राइस ट्रेंड नहीं दिखाया। बट काफ़ी सारे जो दिग्गज स्टॉक होते हैं लार्ज कैप या एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जहाँ पे वो बहुत बार एक फेज में थोड़े से स्टकअप हो जाते हैं, कंसोलिडेट कर लेते हैं। बट जैसे ही स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है या सेक्टर्स में मूव आता है तो ये स्टॉक्स जो है वो वापस से लीडर बन के उभर के आते हैं। मेरा मानना है कि आई थिंक श्रीराम फाइनेंस एक ऐसा ही चार्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर स्टॉक बन सकता है पूरे सेक्टर के लिए। 695 या 698 के आसपास का एक ब्रेकआउट है स्टॉक में जो स्पॉट लेवल्स पे हम स्पॉट कर रहे हैं कि अगर वो ब्रेकआउट से वो लेवल्स को क्रॉस कर ले अनुमान से वापस से लीडरशिप और मोमेंटम जोन आ सकता है श्रीराम फाइनेंस पे। तो ट्रेडर्स जो ब्रेकआउट्स के लिए ना वेट करके अगर एंटिसिपेट करना चाहते हैं मैं ये रिकमेंड करूंगा कि करंट लेवल 685 से भी यहाँ पे बाइंग की जानी चाहिए। और अपसाइड में मुझे ऐसा लग रहा है 725 से 750 का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस पर। ठीक है, 720 से 750 के टारगेट श्रीराम फाइनेंस में आ सकते हैं। और आज ये थीम पूरी तरह से बजिंग है। फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हैं आप देखिए मोमेंटम चौतरफा देखेंगे और निफ्टी को ये लीड कर रहे हैं। आज निफ्टी के 50 जो स्टॉक्स हैं उसमें लीडरशिप आपको दिखेगी फाइनेंशियल स्टॉक्स की। आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपके लिए मौके कहां पर हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको ऑप्शन का शानदार ट्रेड बताने के लिए येस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए ऑप्शंस में ऑप्शंस के लिए कौन सा शेयर आपने चुना है और क्या पुट है या कॉल है? सुप्रभात अभिषेक जी। जी कॉल ही रिकमेंड करेंगे। मुझे LICI में एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आप पिछले 3 से 4 दिनों का सेशन देखेंगे यहाँ पर इसने 20 DMA पर एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है तो एक अपसाइड का स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। RSI में भी बुलिश क्रॉस ओवर है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से स्टॉक 970 980 तक के लेवल तक जा सकता है। तो हमने जो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे 960 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड करेंगे क्योंकि अभी 22 से 24 के आसपास चल रहा है। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड 35 रुपीज़ के और जो हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है वो रखना है 17 रुपीज़ का। तो जो ओवरऑल रिस्क निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4200 रुपीज़ का और अगर टारगेट एक्सपेक्टेड टारगेट हिट होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आ रहा है अराउंड 8400 रुपीज़ का। ठीक है, 956 रुपये LIC का भाव, 0.5% ये शेयर ऊपर और 960 वाली कॉल खरीदनी है इन द मनी। 22 से 24 रुपए के रेट पर आपको मिल जाएगा ये जुलाई सीरीज में। ठीक है, लक्ष्य 35 का, स्टॉप लॉस 17 रुपए का लगा के आपको चलना। अधिकतम मुनाफा 8,400 का, अधिकतम नुकसान 4,200 रुपए का, यानी आधा प्रति लॉट के ये कैलकुलेशन से
रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक तो है, लेकिन ये कि हाँ स्टॉप लॉस वगैरह आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ऑप्शंस के ट्रेड में थोड़े वोलेटाइल होते हैं, एंट्री एग्जिट दोनों काफ़ी क्रूशल होती है, तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको इन्हें ट्रेड करना चाहिए। पैसे तो बन जाते हैं वैसे कम खर्च में अच्छे खासे। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत जी, ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। जियो फाइनेंस अब 1.5% ऊपर है और जो टारगेट शरण ने थोड़ी देर पहले शेयर किए थे, पहला टारगेट था 311 का, दूसरा टारगेट था 315 का। पहला टारगेट तो अचीव हो गया है, बहुत बधाई शरण आपको, स्वीकार करें। और आपने कहा कि 310 के ऊपर अगर निकले तो बड़ी तेजी की तैयारी कर लेनी चाहिए। आपके हिसाब से फिर वो टारगेट क्या होंगे? किसी को मान लीजिए पोजिशनली होल्ड करना है शेयर को, थोड़ा समय देके 2-3 महीने मान लीजिए 1 क्वार्टर को इस समय अगर दे दें तो मान के चलें कि 350 आराम से आ जाएगा। वहां तक हमने जाते हुए शेयर को देखा भी था। अभिषेक जी, अगर वीकली देखें, अभी स्टॉक ने अपने वीकली डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज दे दिया है। जिस हिसाब से अगर स्टॉक का मूवमेंट है, निफ्टी को कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है 28 अप्रैल से। जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में पहला टारगेट ही स्टॉक का 350 आता है, फिर 360 और फिर ऑल टाइम हाई को भी अपना रीटेस्ट कर सकता है। तो स्टॉक ने पैटर्न डेफिनेटली अपना ट्रेंड बदल दिया है, डाउन ट्रेंड से लेके अप ट्रेंड में स्टॉक चला गया है। वीकली पे पॉजिटिव है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी अभी भी पोजीशन बनानी है और लॉन्ग टर्म बेस पोजीशन बनाना है, डेफिनेटली बनाओ। अच्छा खासा आप 30-35 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे। 350 टू 380 390 के टारगेट्स आपको देखने से मिल सकते हैं आगे वाले 3 से 6 महीने। तो बड़ी तेजी की आप तैयारी कर लीजिए। 350 यहाँ से बहुत दूर लग नहीं रहा है। 360 रुपये इसके ऑल टाइम हाई का लेवल है और स्ट्रॉन्ग मूव 3% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। कंजम्पशन में आज हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग है। ऑटो में थोड़ा रिवर्स गियर लग गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे एफएमसीजी या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाले शेयरों को तो वहां पर तेजी है। टाटा कंज्यूमर को लेकर आइए, हमने देखा था कि शेयर ये फिसल के 1075 के नीचे गया था, धीरे धीरे करके उसमें बाइंग आ रही है और 1% के आसपास की मजबूती आज के सत्र में हम देख रहे हैं टाटा कंज्यूमर में। सचिन जी, टाटा कंज्यूमर क्या और चलेगा यहां से, और इस भाव से भी क्या तेजी के सौदे ऐड करने चाहिए? बिल्कुल अभिषेक जी, एक अच्छा रिवर्सल है स्टॉक के अंदर और ये करीब 1070 के आसपास 1070 के आसपास से हमने ये रिवर्सल देखा। यहाँ पर 200 डीएमआर के एग्जैक्टली लेवल्स को टेस्ट करने के बाद में स्टॉक के अंदर पोटेंशियल रिवर्सल देखने को मिला है एंड मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑन दी हायर साइड में इमीडिएट टारगेट स्टॉक के करीब 1170 हो सकते हैं और उसके ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो मुझे लग रहा है करीब 1220 1230 तक के भी लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। करेंट मार्केट प्राइस पर अगर हम देखें तो करीब 1137 के आसपास में मूव कर रहा है। इवन फ्रेश पोजीशंस के लिए भी एक अच्छा स्टॉक है और अगर कोई फ्रेश पोजीशंस यहाँ पर लेना चाहता है डेफिनेटली ऐड कर सकता है। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना है, वो रहेगा 1095 का 1095। इसके स्टॉप लॉस के साथ में करंट मार्केट से भी इनिशिएट की जा सकती है पोजीशंस। हायर साइड में 1170 जैसे ब्रेक होगा एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स को एक बार देखते हैं और शरण इस पर आपसे राय जानना चाहेंगे। मैक्स हेल्थ केयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी फोकस रेडार पर था, अच्छी तेजी दिखती है और पिछले 1 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे अच्छा खासा रिस्पॉन्स स्टॉक ने दिखाया। वन सच जो कि डिफेंसिव्स में अगर वॉलेटाइल मूव फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक में है तब भी स्टॉक में तेजी के आसार नजर आते हैं। जेफरीज की अगर रिपोर्ट की माने तो मैक्स हेल्थ केयर में खरीदारी की राय तो है ही और इस राय को बरकरार भी रखना है और आगे इनके टारगेट्स जो हैं ये सुझा रहे हैं 1400 तक के। 1257 के टारगेट्स 1257 के लेवल्स आज के सत्र में दिख रहे हैं और ये रिपोर्ट की माने तो यहाँ से आगे 1400 तक अपसाइड नजर आ सकती है। आपकी राय क्या होगी? इस हिसाब से स्टॉक चल रहा है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जैसे मैंने कई बार पहले भी कह चुका है, एक बार स्टॉक जब भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है तो ऊपरी लेवल नहीं होता है। जिस हिसाब से अगर जेफरीज ने टारगेट दिया 1450, मैं तो बोलता हूँ आगे चल के 1500 1600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। मगर किसी अगर न्यू पोजीशन बनानी है तो डेफिनेटली अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से एक 1190 डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर सिस्टम में डाल दीजिए। उसको करते हुए आप अगेन पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक ओवरली बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मेरे हिसाब से सेक्टर का लीडर भी है जिस हिसाब से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है।
तो मुझे लग रहा है ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, बट इमीडिएट टारगेट मेरे को लग रहा है 1300 to 1350 के लेवल्स है। इसके लिए प्राइस एक्शन इज वेरी पॉजिटिव, जैसे पोजीशन है डेफिनेटली बने रहिए, स्टॉप लॉस सिस्टम में डाले, जैसे न्यू पोजीशन बनाना है वो भी बना सकते हैं 1190 के डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेडिंग सेशन में मजबूती पिछले एक हफ्ते से दिखाने वाला स्टॉक जेएम फाइनेंशियल। सचिन, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। 158 के लेवल्स पर आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, करीब 2-2.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक इस वक्त मजबूती दिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में, इवन टू बी पर्टिकुलर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने करीब 15% के गेन्स दिखाए हैं। यहां से क्या फर्दर अपसाइड विजिबल है? 135 137 के अराउंड के लेवल्स थे। लास्ट 3 डेज के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। बिल्कुल अपसाइड और फर्दर इनिशिएट होती हुई नजर आ सकती है, कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। ऑन दी हायर साइड में 165 168 जो कि इसके एक प्रायर स्विंग हाइस थे, जो करीब अक्टूबर 2024 के लेवल्स है, उन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। बट क्योंकि पिछला 3 दिनों में एक अच्छा खासा रनअप हमने स्टॉक में देखा, तो फ्रेश पोजीशंस के हिसाब से यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज फेवरेबल नहीं है, तो मैं फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूंगा। बट दोज हु आर ऑलरेडी होल्डिंग द पोजीशंस इन द स्टॉक, मुझे लगता है उनको पोजीशंस बिल्कुल इंटैक्ट रखनी चाहिए। हायर साइड 165 168 दैट कुड बी द टारगेट। और अगर जो लोग पोजीशंस में ऑलरेडी हैं उनको एक स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करूंगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा 150 का। चलिए, तो बिल्कुल ये टेक इस वक्त मिलता हुआ और अच्छा एक्शन है। पिछले 5 सेशन से 15% की तेजी स्टॉक में और यहाँ से फर्दर तेजी भी नजर आ सकती है, लेकिन एक्शन तो बाजार में भी है और ये बाजार की तेजी जो है लगातार बढ़े जा रही है। इस वक्त अगर आप देखें बेंचमार्क्स में भी अच्छा एक्शन, ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी खासी तेजी, और इस तेजी में कमोडिटी मार्केट्स भी शामिल हैं। जी हाँ, सोने चांदी की चाल, और चांदी एक बार फिर से आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो चलिए 10 के बाजार, कमोडिटी मार्केट और मार्केट की महारथी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत पहले तो शरण और सचिन आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर स्पेसिफिक अपने रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे इस वक्त की कैनरा